लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं टैक्स टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। टैक्स के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि भारत में जो कर की संरचना कैसी है। भारत में कर संरचना, हिंदी में आप इसको क्या बोल सकते हो? भारत में कर संरचना। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर वही होता है, जैसे आपका घर है ना, आपका घर, तो बाहर का जो उसका स्ट्रक्चर है, बाहर का कैसा दिखता है आपका घर, दैट इज स्ट्रक्चर। तो हम बात कर लेते हैं कि जो टैक्स होता है उसका भारत में बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ डज इट लुक लाइक, कैसा है। और यहां से मैं ना 110% बोलता हूं कि यहां से प्रश्न आएगा। टैक्स से प्रश्न पूछता है हमीरपुर, और हर बार पूछता है 110%। आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आपसे प्रश्न आएगा ही आएगा टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो आज ना ध्यान से पूरा चैप्टर सुन लेना प्लीज, हो सके तो अच्छे से नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि ये ना इतना मुश्किल टॉपिक है टैक्स कि देखिए, अगर आपने ऑल्दो आपने अच्छे से पढ़ के रखा है ना, तब भी आप मुश्किल में आ जाओगे, बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाओगे। तो मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी अटेंशन दे दोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो सकता है आपका। ठीक है, तो देखिएगा, टैक्स, सबसे पहले थोड़ा सा मीनिंग जानते हैं, टैक्स होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि टैक्स क्या होता है, तो टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है, कंपल्सरी पेमेंट होती है। टैक्स क्या होती है, कंपल्सरी पेमेंट होती है, मतलब अनिवार्य भुगतान होता है, जिसका कि प्रत्येक देश के नागरिक को जिसकी इनकम ज्यादा है उसको करना पड़ता है। और इसके अलावा जो हम लोग हैं, बीइंग अ सिटीजन ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी देश का नागरिक के होने के नाते आपको जो भुगतान करना पड़ता है देश का नागरिक होने के नाते, उसको ही क्या कहा जाता है, टैक्स कह दिया जाता है। तो अगर आपसे कोई सिंपल भाषा में पूछे व्हाट इज टैक्स, तो आप उसको बता देना इट इज अनिवार्य, पता नहीं ऐसे लिखते हैं, अनिवार्य भुगतान। ये क्या है, अनिवार्य भुगतान है जो देश के प्रत्येक नागरिक को करना पड़ता है। ठीक है, अब ये मत सोचना टैक्स तो अमीर देते हैं, गरीब भी देते हैं। हम जैसे लोग जो गरीब लोग हैं, हम भी टैक्स पे करते हैं। ठीक है, बात की बात है, तो टैक्स इसको कहा जाता है। ठीक है, अब टैक्स में दो चीजें समझने लायक है। टैक्स में दो चीजें समझ जाओगे तो टैक्स मुट्ठी में आ जाएगा। दो चीजें क्या है, ध्यान से सुनना और अच्छे से नोट डाउन करना। नहीं समझ आया बिल्कुल मुझे कमेंट में बता देना, आई विल सॉल्व यू। तो दो चीजें होती है टैक्स में। टैक्स में हमने दो चीजें सीखनी है, और बड़े ही मैं आराम से कराऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि यहां से आपके 2 नंबर, हाफ नंबर 100% है। और देखिए, कई बार 3 से 4 प्रश्न भी टैक्स के आ जाते हैं, तो मतलब 1 से 2 नंबर आप मान के चलो कि यहां से आपको टैक्स से मिल जाएंगे। और बहुत आसान होते हैं, एकदम लड्डू प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो देखिए, टैक्स में दो चीजें आपने देखनी है। एक का नाम होता है करापात, देखना, करापात। करापात देखिए, ये जो दो चीजें होती है इसका मतलब है कि कौन पे कर रहा है। अब टैक्स तो पे कर रहे हैं, लेकिन कौन पे कर रहा, एक होता है करापात, एक होता है कराघात। समझना, करापात और कराघात, इन चीजों को समझना। करापात का मतलब होता है इंसिडेंट ऑफ टैक्स, इंसिडेंस, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। और कराघात का मतलब होता है इंपैक्ट ऑफ टैक्स। ये क्या मतलब होता है बताता हूं, इंपैक्ट ऑफ टैक्स। ये दो चीजें समझ लेना, फिर उसके बाद हम टैक्स के प्रकार पर भी आएंगे, फिर अपन टैक्स के प्रकार पर भी आएंगे। लेकिन ये दो चीजें समझना, करापात और कराघात, इंसिडेंट ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स। देखिए, इंसिडेंट और इंपैक्ट में फर्क क्या होता है। इंसिडेंट क्या होता है, बोलते हैं ना मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, मेरे ऊपर ये इंपैक्ट पड़ गया इस चीज का। तो जिसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है और जो आपका इंसिडेंट होता है, ठीक है, दैट इज इंसिडेंट। तो इन दोनों चीजों को समझते हैं, व्हाट इज करापात एंड व्हाट इज कराघात। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन करापात एंड कराघात।
तो जो कराघात होता है, ठीक है, कराघात, तो देखिए कराघात क्या होता है, टैक्स जहां पर लगता हुआ दिखता है, जहां पर लगता हुआ दिखता है, बाद में बात करेंगे क्या, जहां पर लगता हुआ दिखता है, तो टैक्स जो है ये टैक्स, टैक्स जहां पर लगता हुआ दिखता है, आप जहां पर आपको दिखता है ना कि यहां पर टैक्स लग रहा, उसको बोलते हैं टैक्स का इंसिडेंस, उसको बोलते हैं टैक्स का इंसिडेंस, ठीक है। जैसे जो जीएसटी है, आपने नाम आई होप सुन रखा हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी है, जैसे जीएसटी बढ़ा, मानो जीएसटी पहले 8% था, अब हो गया 12%, जीएसटी पहले 8 था, अब हो गया 12%, ठीक है। तो ये जैसे ही पड़ा, ठीक है, तो कराघात, करापात जो है, करापात किस पे आ गया, दुकानदार पे, किस पे आ गया, दुकानदार पे। अभी मुझे पता है नहीं समझे आप, अभी भी नहीं समझे, और आसान करूंगा, लेकिन अभी कराघात समझ लो, कराघात पे चलते हैं, कराघात। तो कराघात क्या मतलब होता है, देखिए जहां पर टैक्स लगता हुआ दिखता है वो होता है करापात। अब कराघात क्या होता है, कर का भुगतान वास्तव में जिसके द्वारा किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, कर का भुगतान, कर का भुगतान वास्तव में जिसके द्वारा किया जाता है। देखिए, अब देखिए एक होता है जहां पर आपको टैक्स लगता हुआ दिख रहा है, दूसरा होता है जो उसका एक्चुअली में पे कर रहा है, उसका भुगतान कर रहा है। तो दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक, यहां पर क्या है, आपके पापा है जो क्या है, शॉपकीपर, समझना, आपके पापा शॉप चलाते हैं एक, यहां पर एक है कस्टमर, यहां पर एक कस्टमर है, ठीक है, यहां पर है कस्टमर। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए जब भी कोई चीज महंगी होती है तो दुकानदार बोलता है बेटा जीएसटी बढ़ गया, जीएसटी क्या हो गया, बढ़ गया, क्या बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया। तो मतलब आप ध्यान दीजिएगा, तो आपके पापा पर, आपके पापा ने मानो 100 रुपए की शर्टें खरीदी, शर्ट्स खरीद ली 100 रुपए की, है ना, कपड़े का बिजनेस है, इस पर मानो जीएसटी लग गया 18%। अब देखिए हमें पता है कि जीएसटी कहां लग रहा है, शॉप के ऊपर, आपके पापा के ऊपर हमें लगता हुआ दिख रहा है, 118 रुपए होगी ना ये, तो टैक्स कहां लगा, आपके पापा के ऊपर, आपके पापा की शॉप है ना, ये देखो आपके पापा है, मानो ये पापा है, तो यहां पर जीएसटी लगा, तो करापात कहां पड़ा, आपके पापा पर, हमें दिख रहा है टैक्स कि कहां पर लग रहा, आपके पापा पर टैक्स लग रहा। लेकिन ये क्या करेंगे, 100 की चीज 118 में कर देंगे और इसको खिसका देंगे कहां, कस्टमर पर, कहां खिसका देंगे, कस्टमर पर। अब फाइनली ये जो चीज थी 118, दिखा तो हमें कहां, दिखा तो आपके पापा की शॉप पर, आपकी पापा की शॉप पर दिखा, लेकिन यहां पर जो खरीदार था मानो अमन था, खरीदने वाला कौन था, अमन था। अब अमन ने खरीद लिया ये, अमन ने खरीद लिया ये 118 रुपए का, तो इंपैक्ट किस पर पड़ा, ये जो जिसने वास्तव में इसको पे करा, अमन, ये कौन है, अमन। तो इसके ये क्या हुआ, कराघात, ये क्या हुआ, कराघात, मतलब देखिए लगा यहां पर, दिख कहां रहा, जहां पर लगता हुआ दिख रहा, वो है करापात, और जिसने एक्चुअल में पे करा वो है कराघात, वो है कराघात। तो मतलब यहां से हम एक और मीनिंग निकाल सकते हैं कि करापात को खिसकाया जा सकता है, जैसे शॉपकीपर ने खिसका दिया ना कस्टमर पर, लेकिन कराघात को खिसकाया नहीं जा सकता। अब अमन ने वो शर्ट खरीद ली, अब अमन को 118 रुपए की पड़ी, 120 22 डजेंट मैटर। अब अमन पे टैक्स का इंपैक्ट, क्योंकि इसने अब यूज करनी है, इसने बेचने के लिए थोड़ी ना ली, इसने तो बेसिकली अब यूज करनी है, तो अब ये इसको कराघात को खिसका नहीं सकता, ये उसके ऊपर पहुंच चुका है। तो मतलब कराघात का क्या मतलब होता है, मतलब जिसका जिसको लगेगी उसी का खून भी बहेगा, जिसको लगेगी उसी का खून भी बहेगा, दैट इज कराघात। और जिसको लगेगी खून किसी और का बहेगा, देखिए लगी किसको थी, शॉपकीपर को, लेकिन इसने खून किसका बहा दिया, अमन का बहा दिया, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन करापात एंड कराघात, दैट इज करापात एंड कराघात। आई होप आप समझ गए। देखिए जहां पर आपको दिख रहा है,
कि टैक्स लग रहा है। देखिए यहां पर इसके पापा पर लग रहा था, शॉप पर, तो यहां हमें दिखा कि टैक्स कहां लगा, यहां पर। अब देखिए जो अमन ने खरीदा ना, दिखा नहीं, अब अमन पर थोड़ी ना जीएसटी लगा, जीएसटी तो यहां लगा था, लेकिन एक्चुअली में क्या क्या शॉपकीपर के आपके पापा ने पे करा? नहीं, पे किसने करा? अमन ने करा। तो अमन इस कराघाती और पापा इस करापाती करापाती, वो नहीं खुरापाती, नहीं करापाती, ठीक है। वो क्या हो गया? इंसिडेंट ऑफ टैक्स जहां पर लगा शॉप के ऊपर, तो ये हो गया इंसिडेंट। और अमन क्या हो गया? इम्पैक्ट पड़ गया टैक्स का इसके ऊपर, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज टू टर्म्स। समझ गए? जहां देखिए ये, अब तो मेरे हिसाब से ये दो चीजें लिख लोगे, समझ आ जाएगी चीजें। ये दो चीजें देखिए, जहां पर लगता हुआ दिखता है वो होता है करापात, जो भुगतान वास्तव में करता है। अब देखिए यहां पर लगता हुआ तो दिखा, लेकिन वास्तव में इसने, शॉपकीपर ने करा भुगतान? नहीं, कस्टमर ने भुगतान करा उसका। किसने करा? कस्टमर ने। तो एक्चुअल में किसने करा? कस्टमर ने। लेकिन दिखा कहां में लगता हुआ? शॉप के ऊपर, ठीक है। ये दो चीजें समझ आ गई। अगर ये नहीं आई समझ तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नीलम, नेहा, अमन, लोकेश, जल्दी बता दो भाई ये, वरना मैं दोबारा बता दूं। अगर आ गया तो आई विल मूव फॉरवर्ड, अगर नहीं आया, क्योंकि देखिए, ओके ना, चलिए जी, आई होप ओके होगा ये। तो देखिए कराघात और करापात आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं ना ऐसे पढ़ाऊंगा कि टैक्स का कैसा भी प्रश्न आ जाए, हमीरपुर जैसा खोद खोद के प्रश्न निकाले, आपका गलत ना हो। तो ये दो चीजें आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये दो चीजें, करापात और कराघात, करापात और कराघात आप समझ गए होंगे। चलिए जी, तो अब होते हैं टैक्स कितने प्रकार के होते हैं बाबू? टैक्स, टैक्स के प्रकार, ये मैंने सिर्फ जो अभी बताया कराघात या करापात, ये सिर्फ मैं इंपैक्ट किस पर पड़ता है वो बात करी। अब टैक्स के प्रकार पर चलते हैं कि टैक्स होता कितने प्रकार का है। तो टैक्स बेसिकली इज टू टाइप्स। टैक्स आपका कितने प्रकार का होता है? दो टाइप्स का होता है। टैक्स फॉल ऑफ टू टाइप्स। अगर आपसे कोई पूछे कि टैक्स कितने प्रकार का होता है, तो एक होता है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष। पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि टैक्स दे देगा और बोलेगा कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब समझ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स का अपन मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जहां पर करापात, अब आएगा ये बार बार, प्लस करापात प्लस कराघात, करापात प्लस कराघात, करापात और कराघात दोनों, ये दोनों सिंगल पॉइंट पर होंगे। सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट पर होंगे। करापात भी और कराघात भी कहां होंगे? सिंगल पॉइंट पर होंगे। बाद में समझाऊंगा सिंगल पॉइंट क्या होता है, ठीक है। यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा? करापात प्लस कराघात। अरे आसान है, बहुत आसान है, अभी समझाता हूं। कराघात प्लस करा, अच्छा, करापात, करापात, ये दोनों जो हैं 2 पॉइंट्स पर होते हैं। कहां? 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, ये होते हैं 2 पॉइंट्स के ऊपर। अब डायरेक्ट टैक्स देखिए, डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है? मतलब जिस पर लगा टैक्स उसको पे करना ही पड़ेगा। जिस पर टैक्स लगता है उसको पे करना ही पड़ेगा। बेसिकली आप डायरेक्ट टैक्स को खिसका नहीं सकते। और इनडायरेक्ट टैक्स जिस पर लगता है वो पे नहीं करता, वो खिसका के किसी और को पे करने के लिए बोल देता है, पे करने के लिए बेसिकली बोल देता है। डायरेक्ट टैक्स का एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, इनकम टैक्स। ये समझाने के लिए, सिर्फ मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूं। बाकी और भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं एक टैक्स लेता हूं जो आपने सुन भी रखा होगा, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बात करता हूं मैं, इनकम टैक्स के बारे में। और इनडायरेक्ट टैक्स का एक शानदार एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी, अब पता लगेगा कि सिंगल पॉइंट का मतलब क्या होता है। अब देखिए, आपको करापात का पता है, कराघात का पता है। मानो यहां पर एक आदमी है लोकेश,
अब जब ये लोकेश मानो जॉब में हो गया, इसकी सैलरी लोकेश की 1 लाख रुपए पर मंथ है। कितनी रुपए? 1 लाख रुपए पर मंथ है लोकेश की सैलरी। तो नेचुरल सी बात है लोकेश पर टैक्स लगने वाला है। कैसा? कौन? इनकम टैक्स। जो इसने इनकम बना रहे हैं ना 1 लाख रुपए महीने का, इस पर इनकम टैक्स लगने वाला है। मानो इनकम टैक्स हो 10%, 10%। तो अब देखना, अब लोकेश सिंगल पॉइंट है, अर्थात करापात कहां आपको दिख कहां रहा है टैक्स? लोकेश के ऊपर। किसके ऊपर दिख रहा है आपको टैक्स? लोकेश के ऊपर। यही तो मतलब था ना करापात, जहां पर आपको दिखता है। तो किस पर लग रहा टैक्स? लोकेश के ऊपर। और बेसिकली इंपैक्ट वास्तव में पे भी कौन कर रहा? लोकेश ही पे कर रहा। पे भी कौन करेगा? लोकेश ही पे करेगा। तो मतलब सिंगल पॉइंट पे आ गया ना, सिंगल पॉइंट मतलब एक ही पर आ गया, ये एक ही पर आ गए लोकेश के ऊपर। अर्थात करापात भी, अर्थात इंसिडेंस भी इसी के ऊपर हुआ और इंपैक्ट भी इसी के ऊपर हुआ। अर्थात लगता भी हमें लोकेश के ऊपर दिखा और भुगतान भी किसने करा? लोकेश ने कर दिया। तो ये हो गया सिंगल पॉइंट। अब डबल पॉइंट क्या होता है? 2 पॉइंट्स क्या होता है? देखिए, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अर्थात जैसे जैसे आप वस्तुएं खिसकाते जाओगे ना, तो देखिए सिस्टम होता है, सिस्टम होता है लगने का। देखिए सबसे पहले मानो प्रोडक्ट कंपनी में बना, कोई कंपनी है वहां पर प्रोडक्ट बना, ठीक है, प्रोडक्ट बना, वहां पर लगा जीएसटी, वहां पर लगा जीएसटी। अब इसने, देखिए मानो, देखिए यहां पर एक अच्छा सा एग्जांपल ही ले लेते हैं ताकि आप समझ सको। मानो यहां पर, हाँ सपोज नेहा है, नेहा की एक कंपनी है नायका, नेहा की एक कंपनी है नायका। अब नायका क्या करती है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। और नायका ने एक प्रोडक्ट तैयार करा 100 रुपए का, मतलब ब्यूटी क्रीम है ना एक 100 रुपए की, मतलब स्वच्छ त्वचा पाए 7 दिनों में गारंटेड, वैसा कोई प्रोडक्ट बना दिया 100 रुपए का, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट क्या करेगी? इस पर जीएसटी लगाएगी। गवर्नमेंट ने 10 रुपए जीएसटी लगा दिया, प्रोडक्ट हो गया 110 का। अब देखिए नेहा अब कंपनी की मालिक है, ये अब बेचने थोड़ी ना जाएगी। इसके पास कौन आएगा? नेहा के पास लेने के लिए होलसेलर। कौन आएगा? होलसेलर, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? थोक व्यापारी। क्या बोलते हो? थोक व्यापारी। होलसेलर आ जाएगा, थोक व्यापारी। तो थोक व्यापारी को सामान कितने पकड़े हैं? 110 का। जब इसको 110 का मिलेगा, ये लेने आएगा ना, तो जब ये कंपनी से लेके अपने स्टेट की तरफ जाएगा, तो फिर से इस पर जीएसटी लगेगा। मानो 10 रुपए और जीएसटी लग गया इस बंदे के ऊपर, 10 रुपए और जीएसटी लग गया, ठीक है। तो अब चीज कितने की होगी? 120 रुपए की, 120 रुपए की। अब थोक व्यापारी क्या होता है? थोक व्यापारी भी क्या करता है? ये डायरेक्टली पे नहीं करता है, डायरेक्टली टैक्स पे नहीं करता है। या बेसिकली अगर आप बोल दो ना, तो अब ये क्या करेगा? सामान बेचने थोड़ी ना जाएगा। फिर बीच में एक और बिचौलिए होते हैं जिसको रिटेलर कहा जाता है। रिटेलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं फुटकर व्यापारी। देखिए ये प्रोसेस होती है। फुटकर व्यापारी का मतलब जहां से हम सामान खरीदते हैं ना, जैसे चंबा है ना आपका, चंबा, यहां पर आपको फुटकर व्यापारी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। लीजिए, हाँ अब ठीक है। ये क्या देखने को मिले आपको? फुटकर व्यापारी देखने को मिल जाएंगे। अब फुटकर व्यापारियों पर भी क्या लगाती है गवर्नमेंट? टैक्स लगाती है। शॉपकीपर जो है ना, उस पर भी टैक्स लगेगा। तो मानो 10 इस पर लगा तो 130 का हो गया। प्रोडक्ट कितने का हो गया? 130 का। अब फाइनली, अब फाइनली, फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास आ जाएगा, कस्टमर, हम खरीद लेंगे और हमें 130 रुपए का ये खरीदना पड़ेगा। देखिए यहां से टैक्स लगना शुरू हुआ था, 1, 2 यहां लगा, 3 यहां लगा, और चौथे नंबर पर थे हम कस्टमर। तो चौथा नंबर था हमारा। देखिए अब ये टैक्स जो है, देखिए करापात कहां दिख रहा? यहां पर दिखा, हमें यहां पर दिखा, यहां पर दिखा। अर्थात हमें इन 3 बिंदु पर, ये जो 3 पॉइंट्स थे यहां पर लगता हुआ दिखा हमें। तो ये हो गया 1 पॉइंट, ये क्या हो गया? 1 पॉइंट। ये तीनों क्या है? 1 पॉइंट है। अर्थात करापात कहां हमें? पहले यहां दिखा, फिर यहां दिखा, फिर यहां दिखा, फाइनली रिटेलर पर। तो देखिए करापात तो इन पर हो गया जहां पर दिख रहा, लेकिन एक्चुअल में पे कौन कर रहा? कस्टमर। एक्चुअल में पे कौन कर रहा? कस्टमर पे कर रहा। तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या है? कस्टमर। टू सेकंड पॉइंट क्या है? कस्टमर। क्योंकि इसका जो कराघात है, करापात नहीं, कराघात है ना, कराघात ही लिखना था ना, हाँ कराघात। इसका जो कराघात है बेसिकली, कराघात किस पर पड़ेगा? वो कस्टमर को आ जाएगा। हो गए ना 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स, एक तो ये जिन पर जीएसटी हमें दिखाता लगता, और एक वो जिसने वास्तव में पे करा। हो गए ना 2 पॉइंट्स।
तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब जहां पर करापात और कराघात सिंगल पॉइंट पर हो, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जहां पर करापात और कराघात 2 पॉइंट्स पर हो। ठीक है, तो ये होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ऐसे ही प्रश्न पूछता है हमीरपुर। प्रश्न आजकल बहुत टाइम चला गया, ऐसे पूछेगा कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। देखिए साधारण नहीं देगा, साधारण नहीं देगा, ऐसे देगा जो ऑप्शन। देखिए जहां पर कराघात और करापात सिंगल पॉइंट पर होता है, जहां पर कराघात और करापात 2 पॉइंट पर होता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे भी आपको दिया जा सकता है। तो आई होप अगर आपको ये समझ आ गया, तो अब मैं फर्दर बात करता हूं कौन से डायरेक्ट टैक्स होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। तो आई होप आपको समझ आई होंगी चीजें। आ गया सबको समझ? नीलम, अमन, भानु, लोकेश, तो भाई हम आगे चलते हैं। डाउट है तो फिर से बोल लो, अगर डाउट है मैं फिर से रेडी हूं बताने के लिए। नेहा बताओ भाई, आ गया समझ? नीलम, या मैं दोबारा पढ़ाऊं या दोबारा बताऊं? लेकिन मुझे लगता है ना इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये जनरल लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, जनरल लाइफ से आपकी रिलेटेड चीजें हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स गोना टू बी अ टू डाइसी, ये उतना डाइसी नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब। देखिए मैं इसको सिंपल भाषा में बता सकता था, लेकिन पूछा टेक्निकल भाषा में जाता है, इसलिए मैं टेक्निकल जा रहा हूं इस पर। ठीक है, तो अब यहां पर कराघात करापात छोड़ो, ये आपको पता लग गया। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा टैक्स डायरेक्ट होता है, कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट होता है, कौन सा टैक्स डायरेक्ट होता है, कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में आपका कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे इनकम टैक्स, जैसे इनकम टैक्स। अभी हम बेसिकली इनके वो डिस्कस करेंगे ना, फिर हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे एक एक करके सबको, क्योंकि एक एक पे भी प्रश्न पूछा गया है। दूसरा, दूसरा आपका आता है कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन टैक्स बोल लो, कॉर्पोरेशन टैक्स, आयकर, कॉर्पोरेशन टैक्स। देखिए हिंदी में भी इनको ऐसे ही लिख दिया जाता है, हिंदी में भी आपको ऐसे देगा इनकम, इनकम टैक्स, ऐसे। ठीक है, तो अंग्रेजी में ही मुझे लगता है कि याद रखो, हिंदी में बहुत मुश्किल है। कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, रट्टा मार लो कि ये डायरेक्ट टैक्सेस है, कई बार ऐसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे बोल दे तो कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, अर्थात कैपिटल क्या होती है आपकी पूंजी, पूंजी से आपने कुछ अर्जित करा तो उस पर भी टैक्स लगता है। पूंजी आपके पास जैसे मकान, गाड़ी, जमीन वगैरह है ना, तो उस पर भी टैक्स लगता है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, एस्टेट टैक्स, एस्टेट टैक्स, एस्टेट का मतलब होता है, एस्टेट का क्या मतलब होता है, आपने, आप एक क्या हो, ब्रोकर हो बेसिकली, जो कि फ्लैट फ्लूट का बिजनेस करते हो, इसको फ्लैट दिला दिया, उसको फ्लैट दिला दिया, तो उससे जो गेन होगा वो एस्टेट टैक्स हो जाएगा, वो क्या होगा, एस्टेट टैक्स हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आपका जो लगता है वो भी इसके अंतर्गत आप रख सकते हो। हाउस टैक्स, हाउस टैक्स, जो घर होता है, जो घर होते हैं, जो बड़े बड़े घर होते हैं, उन पर भी बेसिकली गवर्नमेंट क्या लेती है, टैक्स लेती है, अगर उस घर से कुछ रिटर्न मिलता हो। जैसे आपने बड़ा सा घर बना लिया ना, और आप क्या करते हो, सीरियल वगैरह की शूटिंग करने के लिए देते हो उनको, सीरियल वगैरह की, कि भाई आप शूटिंग कर लो, मुझे इतना रुपए किराया दे दो आप। ठीक है, तो ये भी क्या किस में आता है, हाउस टैक्स के अंतर्गत इसको रख दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं हाउस टैक्स। या आप किसी कॉलोनी में रहते हो ना, तो आपको वहां पर हाउस बनाने का भी टैक्स देना पड़ता है, जिसको हाउस टैक्स, गृह कर भी बोल दिया जाता है, लेकिन आपने अंग्रेजी में ही याद रखना। तो देखिए ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, आगे कुछ और होंगे तो मैं उनको भी ऐड कर दूंगा, अभी फिलहाल इन्हीं को याद रख लो आप। ठीक है, तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस वैसे तो, इनडायरेक्ट टैक्सेस वैसे तो लगभग सबको अब इकट्ठा कर दिया गया है, किसमें, जीएसटी में, सब में इकट्ठा, सबको, सबको, सभी इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष करों को इकट्ठा करके क्या कर दिया गया है, जीएसटी कर दिया गया है। लेकिन फिर भी कुछ अप्रत्यक्ष कर कुछ इस प्रकार से हैं, क्योंकि प्रश्न अभी भी पूछे जाते हैं इस पे। ठीक है, जैसे सेल्स टैक्स, जैसे सेल्स टैक्स बताऊंगा इनको भी ये क्या होते हैं। ठीक है, सेल्स टैक्स हो गया, जैसे सर्विस टैक्स, जैसे सर्विस टैक्स,
जैसे सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स का वही मतलब होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर सामान बेच रहे हो ना, तो उस पर टैक्स लगता है। अब तो जीएसटी लगता है, लेकिन पहले सेल्स टैक्स होता था। सर्विस टैक्स क्या बोलते हैं, सर्विस टैक्स भी इसको बोल दिया जाता है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी देखिए ऐसा लिखा जाएगा हिंदी में, ये कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ऐसे लिख दिया जाएगा, तो प्लीज केयरफुल। हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, हमीरपुर का मैंने पैटर्न देखा है, ऐसे ही लिखता है कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, डंपिंग, डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, डंपिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के, इनडायरेक्ट टैक्सेस के। एक तो देखिए हमीरपुर का फेवरेट प्रश्न ये है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल नहीं है, निम्नलिखित में से डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल नहीं है, कौन सा एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो तीन तो यहां से दे देगा, चौथा यहां से उठा देगा, या ऐसे पूछ लेगा कौन सा एक डायरेक्ट टैक्स है, तीन यहां से उठा देगा, एक यहां से डाल देगा, या ऐसे कि कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। बाकी जो इन टैक्सेस के अंदर से प्रश्न बनते हैं वो थोड़ी देर में हम आएंगे, डोंट वरी। बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें करने को, लेकिन अभी फिलहाल हम बेसिक से बात कर लेते हैं। तो ये डायरेक्ट टैक्स, मैं चाहता हूं कि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए चीजों का, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, बाकी हम इनकम टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेशन, ये सेल्स सर्विस कस्टम, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें क्या होती हैं अपन बात करेंगे इस पर भी, ठीक है। हाँ यहाँ पर एक और डाल दो यार, बैठ तो हमने डाला ही नहीं, काफी इंपॉर्टेंट तो ये है वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। बैट का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स भी इनडायरेक्ट में डाल लेना आप, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, बैट जिसको बोलते हो, मुझे पता है आपने बहुत बार ऐसे लिखा जाता है इसको हिंदी में, बैट ऐसे लिख दिया जाता है, कभी खोल के नहीं देता आपको कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, ठीक है, मूल्य वृद्धि कर क्या होता है, ऐसे कुछ नहीं देगा आपको, सीधा बैट ऐसे लिख के दे देगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा टैक्स। अब बात करते हैं कि मेथड क्या होता है, टैक्स हमने लगाया तो सही, लेकिन इसको लगाने का मेथड क्या होता है, ठीक है, तरीके। अब हम टैक्स लगाने के तरीके देख लेते हैं, डोंट वरी, हम आएंगे इसके ऊपर, सबके ऊपर आएंगे, डोंट वरी, हम एक एक करके सारे प्रश्न यहां से हल करने वाले हैं, तो आपने टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। देखिए जो क्लास हो रही है यहां से क्वेश्चन 110% आने वाला है, और यहां बोर्ड से बाहर कुछ नहीं होगा, यहां पर मैंने कभी ना कभी चीजें डिस्कस करी होंगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेथड्स, methods of methods of taxation, टैक्सेशन, methods of taxation अर्थात कराधान के तरीके, कराधान के तरीके। जो कराधान है, कराधान नहीं, कालाधन नहीं, इट्स कराधान। जो कराधान है, जो कराधान है, जो टैक्सेशन है, उसको कैसे लगाया जा सकता है, उसको लगाने के बेसिकली आपके पास तरीके कौन कौन से हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट तरीकास, हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे इधर। तो आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल दिल लगा के देखिएगा, यहां से प्रश्न आ चुका है बहुत बार, और आगे भी आ सकता है आपसे। तो पहला जो मेथड, पहला जो तरीका होता है टैक्स लगाने का, फर्स्ट तरीका, जो हमारे पास पहला तरीका होता है टैक्स लगाने का, उसको बोलते हो प्रगामी कराधान। क्या बोलते हो, प्रगामी कराधान। मुझे पता है काफी मुश्किल टर्म लग रही होगी, सर ये प्रगामी कराधान, प्रगामी क्या होता है, देखिए हिंदी थोड़ी है मुश्किल, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स। देखिए कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया, प्रोग्रेसिव समझते हो, मतलब कोई चीज जब बढ़ती है, कोई चीज जब बेसिकली बढ़ती है, उसमें वृद्धि होती है, तो वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स।
दैट टैक्स इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। बेसिकली यू शुड नो द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। बस डेफिनेशन से प्रश्न आता है कि अगर ऐसा ऐसा हो तो वो कौन सा टैक्स होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, कर की दर, जो रेट ऑफ टैक्स होगा, कर की दर आय के साथ बढ़ती है, आय के साथ बढ़ेगी, कर की दर आय के साथ बढ़ेगी। ये कैसा टैक्स होता है, कर की दर जो होती है आय के साथ बढ़ती है। तो वो टैक्स जिसमें जैसे जैसे आपकी इनकम हो, इनकम जो होती है, इनकम समझना क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। तो देखिए जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो टैक्स रेट जो है, टैक्स रेट, टैक्स रेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपकी इनकम राइज होगी टैक्स रेट भी राइज हो जाएगा। सपोज सपोज जैसे लोकेश है, पहले ये आदमी 50,000 कमाता था तो इस पर टैक्स लगता था 5%। अब ये 1 लाख कमाने लगेगा तो इस पर टैक्स लगेगा 10%। अगर यही आदमी अब 2 लाख कमाने लगेगा तो इस पर 20% ले लेगी गवर्नमेंट। अगर यही, अगर 200, 2 लाख, 100 लाख, 200 लाख, या कुछ भी रख लो, है ना, 100 लाख, 100 रुपए, 200 रुपए, ये 100 रुपए ही रख लो, या 500 रुपए मानो कमाने लग पड़े तो बोलेंगे हम टैक्स कितना लेंगे, 30%। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हुआ कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही, देखिए इनकम 50 से 100 हुई, 100 से 200 हुई, 200 से 500 हुई, तो देखिए रेट भी तो बढ़ा ना, 5 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इनकम भी क्या होती है, बढ़ती जाती है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसी प्रणाली को क्या कहा जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स। कर की दर आय के साथ बढ़ेगी तो उस प्रणाली को कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। और भारत में यही अपनाया जाता है, बहुत बड़ी बात है, भारत में, भारत में यही प्रणाली है, भारत में यही प्रणाली है, भारत में जो टैक्स की प्रणाली है ना यही है। तो भारत में कौन सी टैक्स प्रणाली अपनाई गई है, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स अर्थात जैसे जैसे आपकी इनकम राइज होगी ना टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में 5 लाख तक, अगर आप 5 लाख तक कमाते हो ना साल का तो नो टैक्स है। भारत में अगर आप 5 लाख तक कमाते हो तो देयर विल बी नो टैक्स। 5 लाख के आप ऊपर चले गए तो 10% टैक्स आप पे लगता है। फिर कितना लगता है, 10%, 5 लाख के ऊपर। मानो देखिए सपोज, सपोज स्लैब्स होते हैं इसमें भी, कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है, मानो 7 लाख, आपकी इनकम कितनी है, 7 लाख, और टैक्स रेट है 10%। देखिए मैं पढ़े लिखे होने के नाते बता रहा हूं, बाकी आपसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन हाँ अपर लिमिट पूछ सकता है कि भारत में अपर लिमिट क्या है टैक्स की, तो 5 लाख, मतलब 5 लाख तक अगर आप इनकम है तो आपको आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। जब 5 लाख से आपकी, मतलब कि जिस दिन आपकी सैलरी 50,000 से ऊपर हुई उस दिन से आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि 6 लाख बनता है ना, इसी हिसाब से कुछ 6 लाख ही बनेगा ना, तो 1 लाख तो समझ लो कुछ भी करके, 12 7 105 कुछ भी रख लो, तो 50,000 से बढ़ेगी तभी लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 7 लाख रुपए आपकी इनकम है, 10% टैक्स रेट है, 10% क्या है, टैक्स रेट है। तो अच्छा ये बताओ, मानो यहां पर क्या है, लोकेश, लोकेश की जो इनकम है वो 7 लाख है और टैक्स रेट कितना है, 10% है, तो उसको और 5 लाख तक क्या है, टैक्स नहीं देना पड़ता। 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स फ्री है, और 5 लाख के ऊपर आप जाते हो तो 10% टैक्स आपको देना पड़ेगा, और 5 लाख तक क्या है, टैक्स फ्री। 5 लाख तक आप क्या बोल सकते हो, क्या है, इनकम टैक्स फ्री है। तो अच्छा 7 लाख, 7 लाख में फिर इसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ भला, जल्दी, नीलम, अमन, जल्दी बता दो भाई, कितना इसको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। 5 लाख तक टैक्स फ्री है, 7 लाख इनकम है, 10% रेट है, तो ये कितना टैक्स पे करेगा लोकेश फिर, जल्दी कैलकुलेट करो सारे। भानु, लोकेश आप भी करो, भानु भी करो, अमन भी करो, नीलम भी करो, नेहा भी करो, आप सभी कैलकुलेट करो कि हाउ मच टैक्स लोकेश हैव टू पे, कितना टैक्स आखिर लोकेश को पे करना पड़ेगा इफ ही इज गेनिंग 7 लाख रुपीज। अगर 7 लाख रुपए कमा रहा है तो उसे कितना टैक्स बेसिकली पे
करना पड़ेगा इस हिसाब से। जल्दी बताओ यार, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, मैथ कैसे करोगे फिर? मैं यहाँ पर रीजनिंग कराऊंगा तो कैसे? हाँ, अमन बोल रहा 70,000। कोई और? अमन बोल रहा 70K। कोई और? अरे आप भी बता दो यार, क्या हो गया? लोकेश बोल रहा 70। नेक्स्ट यार, सभी बता दो, लड़कियां नीलम, नेहा, आप भी बता दो यार, कितना टैक्स पे करेगा लोकेश? भानु देवी बोलती 70,000। नेहा बोलती 17,000। देखिए, यही तो हमारे टैक्स की ब्यूटी है। मैंने यहाँ पर क्या बोला? देखिए लोकेश कितना टैक्स पे करेगा? 20,000। 10 के हिसाब से लोकेश कितना टैक्स पे करेगा? सिर्फ 20,000, नॉट 70,000। इतनी भी अति नहीं होती है, ठीक है? इतनी भी अति नहीं होती। कैसे देखा? इसके जो 7 लाख है, इसमें जो 5 लाख है यार, टैक्स फ्री है ये। जो अगले 2 लाख है उस पर टैक्स लगता है सिर्फ। अगले जो 2 लाख है ना, सिर्फ उस पर टैक्स लगता है, इस पर। ठीक है, इस पर टैक्स लगेगा। तो 2 लाख पे टैक्स कितना लगेगा? 20K। 20K, तो दिस इज द टैक्स। मैंने क्यों चीख चीख के बोल रहा था कि 5 लाख टैक्स फ्री है? ऐसे कैलकुलेट होती है। यही एक मेथड होता है जिससे कैलकुलेट होती है आपकी। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि भाई टैक्स कितना देता है 10%, तो ऐसे कैलकुलेट होता है। 5 लाख तक जीरो टैक्स। 5 लाख तक जीरो टैक्स, आइदर यू आर अर्निंग, जितने भी आप कमा रहे हो। अर्थात आपकी अगर 50,000 सैलरी होगी ना, जिस दिन, याद करना मुझे, जिस दिन आपकी 50,000 सैलरी होगी ना, तो आपको 10% मानो रेट है, तो आपको सिर्फ 10,000 ही पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 60,000 पे करना पड़ेगा 6 लाख का। नहीं नहीं नहीं, 5 लाख क्या होगी टैक्स फ्री। 5 लाख टैक्स फ्री। अगला जो 1 लाख होगा उस पर आपको 10% देना पड़ता है, ठीक है? तो ये होता है टैक्स रेट। ये क्या होता है? टैक्स रेट। ठीक है, तो यही होता है प्रोग्रेसिव। ठीक है, कि 10 हो गया। अब जैसे गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आप 7.5 लाख तक कमा रहे हो, 5 और 7 के 7.5 तक कमा रहे हो, आपको 10% देना पड़ेगा। 7.5 से आप बेसिकली 10 तक कमा रहे हो तो आपको 15% देना पड़ेगा। अगर आप 12 लाख के ऊपर कमाते हो तो आपको फिर 15 लाख के ऊपर कमाते हो तो फिर 30% देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ स्लैब्स हैं। ये कुछ स्लैब्स हैं, उसके तहत टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए जी। तो ये तो हो गया हमारा प्रगामी प्रोग्रेसिव टैक्स। देखिए, ये बींगा पढ़ा लिखा इंसान आपको समझाया मैंने, क्योंकि पढ़े लिखे हो, कल परसों जरूरत पड़ सकती है, तो यू शुड नो दीज थिंग्स। ठीक है, तो पहला हमने तरीका क्या देखा? प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स। दूसरा होता है प्रतिगामी, समझना। सेकंड वन इज प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर, रीग्रेसिव टैक्स। रीग्रेसिव, देखिए, प्रोग्रेसिव का उल्टा होता है रीग्रेसिव। जो प्रोग्रेसिव होता है ना, जो प्रोग्रेस कर रहा हो, जो प्रोग्रेस नहीं करता है वो होता है रीग्रेसिव। वो क्या होता है? रीग्रेसिव। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो कर की दर है, कर की दर उल्टा है। पहले क्या था? कर की दर इनकम के साथ क्या रही थी? बढ़ रही थी। इधर कर की दर आय वृद्धि के साथ, आय वृद्धि के साथ कम होगी, कम होगी। ठीक है, तो कर की दर आय वृद्धि के साथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम होगी बेसिकली। ठीक है, क्या होगी? कम हो जाएगी। अर्थात जैसे जैसे आपकी इनकम इनकम इंक्रीज करेगी, जो टैक्स रेट है वो डिक्रीज करेगा। टैक्स रेट डिक्रीज करेगा, इधर उल्टा होता है। ठीक है, जैसे आपके अगर 50 लाख कमाते हो तो आपको 30% देना पड़ेगा। फिर अगर आप 1 करोड़ कमाने लगे तो आपको 20% देना पड़ेगा। अगर आप 5 करोड़ कमाने लग पड़े तो आपको मात्र 10% देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ, ये क्या होता है? ये ना, जो काफी, जो कंपनियां, जो देश गरीब होते हैं ना, वो इनकम बूस्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, रिग्रेसिव का। इससे क्या होता है कि बंदा पता क्या सोचता है कि 50 लाख कमा के मुझे 30% देना पड़ रहा, अच्छा हुआ मैं 1 करोड़ कमा लूं ना, मेहनत ज्यादा मारेगा वो, कि मैं कम से कम टैक्स बचा दूं, 20 ही देना पड़ेगा। और फिर 1 करोड़ वाला क्या सोचेगा, यार 5 करोड़ कमा लूं ना,
तो मुझे सिर्फ 10% देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इंसेंटिव होता है। यहाँ पर थोड़ा ना जो प्रोग्रेसिव होता है, इसकी बुराई में ये कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स, जो पहला हमने पढ़ा ना, इसमें इनकम आदमी बढ़ाना नहीं चाहता, इनकम ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि टैक्स, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी इनकम सोचो, अगर 5 लाख है तो नो टैक्स, नो टैक्स। तो आप सोचोगे यार मेरी इनकम कहां तक सीमित रहे, सिर्फ 5 लाख तक सीमित रहे। अगर 5 लाख 1 रुपए हो गया, ये 5 लाख 1 रुपए हो गया, ठीक है, तो आपको 10% पे करना पड़ेगा। फिर आपको 10% पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही नीचे आ गई इनकम, 5 लाख रही, तो आपको नो टैक्स है। तो देखिए सिर्फ 1 रुपए बढ़ रहा, लेकिन टैक्स आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा। तो हम सोचते हैं ना कि कम ही रहे तो ठीक है यार, टैक्स कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये होता है रिग्रेसिव। ये याद रखना, ये जो डेफिनेशन है इसकी, कि देखिए ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा भाई, ये कौन से टैक्स की हम बात कर रहे हैं जहां पर कर की दर बढ़ने के साथ आय की वृद्धि के साथ जहां पर कर की दर क्या होती है, कम होती है। कर की दर कम होती है, उसको रिग्रेसिव बोलते हैं, प्रोग्रेसिव बोलते हैं, या प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। आप तीसरे पे चलते हैं बाबू। तो तीसरे प्रकार का जो टैक्स होता है आपका, तीसरा, उसको बोलते हैं समानुपाती। सुना भी होगा शायद आपने, समानुपाती। थर्ड टैक्स वन इज समानुपाती। तीसरा जो टैक्स है आपका समानुपाती, जिसको प्रोपोर्शनल टैक्स भी बोल दिया जाता है। प्रोपोर्शनल टैक्स, टैक्सेशन, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन अर्थात समानुपातिक कराधान, ठीक है। कराधान, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, समानुपाती। देखिए समानुपाती का क्या होता है, अच्छा समानुपाती से आप एक चीज समझते हो, समान मतलब एक जैसा, इक्वल। समानुपाती का क्या मतलब होता है, इक्वल मतलब देखिए कर की दर समान, कर की दर समान। अर्थात अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि बेटा मैंने 10% टैक्स लेना है, तो अब चाहे आप 100 रुपए कमाओ, 1000 रुपए कमाओ, 10,000 कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, या 100 करोड़ कमाओ, आपको 10% ही देना है, फिक्स। यहां पर कर की दर क्या है, फिक्स है, समान है, मतलब यहां पर कर की दर क्या है, फिक्स। तो जहां पर कर की दर फिक्स होती है वो होता है समानुपाती टैक्स। वो क्या होता है, समानुपाती टैक्स बेसिकली आपको हो सकता है, ठीक है। तो अब ये तीन ही होते हैं कराधान के तरीके, ये तीन ही होते हैं। अब डिपेंड करता है, देखिए देश अपने हिसाब से, कि कोई बाइंडिंग नहीं है किसी देश के ऊपर कि आप ये प्रणाली फॉलो करो या ये फॉलो करो। देश अपनी ईज के हिसाब से अपनी मर्जी से अलग अलग प्रणाली को फॉलो कर सकता है। तो देखिए तीनों में बेस्ट अगर मैं बोलूं तो ए ही बोलोगे आप भी। तीनों में बेस्ट क्या है, प्रोग्रेसिव। तीनों में बेस्ट क्या है, प्रोग्रेसिव, क्योंकि इनकम इससे अच्छी खासी जनरेट होती है, ठीक है। अच्छी खासी जनरेट होती है गवर्नमेंट को, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट को पैसा कमाने का सबसे अच्छा चीज क्या है, यही है बेसिकली आपकी, ठीक है। यही आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए जी, तो ये तो देखिए, ये तो हमने करों के प्रकार में देख लिया। करों के प्रकार में बेसिकली हमने ये सारी चीजें देख ली। अब उससे पहले, इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, थोड़ा सा ना जीएसटी के बारे में देख लेते हैं, फिर सब बाकी सारे टैक्सेस की बात करेंगे। जीएसटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो जीएसटी है, जीएसटी भारत में लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ, आपको पता ही होगा। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है, अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है, अर्थात हम डायरेक्ट पे नहीं करते हैं इसमें। तो 1 जुलाई को आपको पता ही है ना, जीएसटी डे भी मनाया जाता है भारत में, जीएसटी डे। क्योंकि जीएसटी जो है, जीएसटी 1 जुलाई 2017, और आपको पता है ना कि जीएसटी लगाने के लिए, जीएसटी देखिए जो टैक्स है ना, टैक्स ये कोई अपनी मर्जी से थोड़ी ना गवर्नमेंट लगाती है। गवर्नमेंट संविधान में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि सरकार को क्या टैक्स लगा सकती है, सरकार को टैक्स लगाती है सरकार। आर्टिकल है 245, उसको अच्छा आज पढ़ना। आर्टिकल 245 गवर्नमेंट को क्या पावर देता है टैक्स इनपुट लगाने की, ठीक है।
गवर्नमेंट को बेसिकली पार्लियामेंट को, ठीक है। तो जीएसटी डे 1 जुलाई को भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए अगर जीएसटी, क्योंकि संविधान में मेंशन है, तो इसको लाने के लिए हमें अमेंडमेंट करनी पड़ी थी 101st अमेंडमेंट, 101वां संशोधन जो 2017 में हुआ था, 101वां संशोधन जो 2017 में किया गया था, उसके तहत भारत में जीएसटी को लागू किया गया, जीएसटी को लागू किया गया था, ठीक है। और देखिए ये क्या है समझिएगा, ये पहली बात, ये एक इनडायरेक्ट मल्टी स्टेज, ये जो चीजें लिख रहा हूं ना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये, डेस्टिनेशन बेस टैक्स है। देखिए मैं अंग्रेजी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हिंदी में इसका ना बहुत अजीबो गरीब सी टर्म है, इसके लिए तो कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर ये है जीएसटी, तो जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड। समझाता हूं। अप्रत्यक्ष आपको पता ही है, मैंने समझाया अभी थोड़ी देर पहले। मल्टी स्टेज क्या मतलब ये भी समझा दे। मल्टी स्टेज मतलब एक जगह पर थोड़ी ना लगता है कि एक जगह पर लग गया और बस हो गया खत्म, नहीं। कंपनी पे लगा, फिर होलसेलर पे लगा, फिर रिटेलर पे लगा, और फाइनली हम तक प्रोडक्ट पहुंच गया। तो देखिए 1 2 3, 3 स्टेज पर लगा, तो हो गया ना मल्टी स्टेज। डेस्टिनेशन क्या हो गया? गंतव्य, हिंदी में गंतव्य आधारित कर, क्या बोलते हैं इसको? गंतव्य आधारित कर। लेकिन देखिए ये बुरा सा लग रहा है, क्या गंतव्य आधारित कर, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या होता है? जो जगह, डेस्टिनेशन जहां पर सामान को जाना होता है, जहां पर सामान जो होता है ना, गुड्स आपकी, उनको जाना होता है, वो होती है उसकी डेस्टिनेशन। तो जहां पर डेस्टिनेशन होगी ना, वहां पर टैक्स लगेगा। जहां पर डेस्टिनेशन होगी, देखिए जैसे पहले कंपनी में था तो इसका ये था, ठीक है। अब दूसरे पे ये था गंतव्य स्थान, फिर तीसरे पे ये गंतव्य स्थान था। तो जैसे जैसे खिसक रही ना, देखो यहां से यहां खिसकी, तो गंतव्य इसकी डेस्टिनेशन ये है, तो बीच में टैक्स लगा। यहां से यहां खिसका तो इसका गंतव्य ये है ना, डेस्टिनेशन क्या है ये, तो यहाँ टैक्स लगा, इसका डेस्टिनेशन यहाँ टैक्स लगा, इसकी चीज की डेस्टिनेशन यहाँ थी तो यहाँ टैक्स लगा, ठीक है। तो मतलब ये इनडायरेक्ट मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। मल्टी स्टेज का क्या मतलब है? बहुआयामी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बहुआयामी। आप लिख ही लो यार, बोलोगे सर बड़े अंग्रेज बन गए, खुद को बड़ा अंग्रेज समझते हैं, ठीक है। बहुआयामी, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। देखिए मैं ना आपको इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि अंग्रेजी में ही आजकल फोकस होता है। तो इन व्हाट इज जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? अप्रत्यक्ष, बहुआयामी और गंतव्य आधारित कर। हिंदी में अगर आपसे हिंदी में पसंद करते हो तो क्या बोल सकते हो? अप्रत्यक्ष, बहुआयामी, गंतव्य आधारित कर है ये, गंतव्य आधारित कर है ये, ठीक है। अब देखिए, अब चीजें आपको पता है बहुत सारी होती हैं। अब कोई भी एक देश है, वहां पर कोई एक चीज थोड़ी ना बन रही, एक चीज बन रही। यहाँ पर एसी भी बन रहे हैं, यहाँ पर दूध भी आ रहा बन रहा, यहाँ पर कपड़े भी आ रहे हैं, यहाँ पर मीट भी पैदा हो रहा। तो देखिए बहुत सारी चीजें पैदा हो रही, तो अब सब पे समान टैक्स नहीं लगता जीएसटी में। तो बेसिकली हमने क्या बना रखे हैं? स्लैब्स बना रखे हैं जीएसटी में। क्या बना रखे हैं? स्लैब्स। अर्थात स्लैब्स का क्या मतलब होता है कि अगर आप इसके अंडर आओगे तो आप पे इतना टैक्स, आप इसके अंडर आओगे तो इतना टैक्स, आप इसके अंडर आओगे तो इतना टैक्स। अर्थात आप अगर छोटी मोटी चीज प्रोड्यूस करोगे तो आप पर कम टैक्स, हाई फाई करोगे तो ज्यादा टैक्स, ठीक है। तो बेसिकली जो अच्छा बात कर लेते हैं टैक्स स्लैब कितने हैं। टोटल टैक्स स्लैब इसमें 5 डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स है आपका, इस पर स्लैब्स कितने हैं? तो फिर क्या कितने हैं? 5। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज आपसे मैं पूछता हूं कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? भारत कोई पहला देश थोड़ी ना। पहला देश कौन था और भारत का नंबर क्या है? ये सर्च करना भला आप कि जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था और इसमें भारत का नंबर क्या है, ठीक है। इसमें भारत का नंबर क्या है, ठीक है। चलिए नीलम, इट्स गोल एंड वेल, लेकिन आप सबने सबने सर्च करना है और भारत का रैंक भी पता करना है। भारत का बेसिकली रैंक क्या है, ठीक है। तो स्लैब्स बनाए गए हैं 5। स्लैब्स कितने बनाए गए हैं? 5।
जैसे 0%, 5%, देखिए ये स्लैब्स हैं, 12%, 18% और 28%। तो देखिए भारत में मैक्सिमम जीएसटी कितना लग सकता है, 28% प्रश्न पूछा जा सकता है, मिनिमम 0। तो देखिए कुछ ऐसी चीजें जैसे खाद्य चीजें होती है ना, उनको 0 टैक्स में रखा जाता है, जो जरूरी है यार, जो जरूरी चीजें होती है उनको 0 कैटेगरी में रख दिया जाता है। जैसे कि अभी कोविड-19 था ना, कोविड-19 जो था ना, तो उस टाइम जो दवाइयां एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, तो उनको उन पर जीएसटी निल कर दिया गया था, उन पर जीएसटी क्या कर दिया गया था, निल कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए इसके तहत ही अब ये स्लैब्स कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज कहां पर चलेगी, है ना। तो इसके लिए है जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद, इसके लिए बनाई गई है जीएसटी परिषद। ठीक है, इसके लिए क्या बनाई गई है, जीएसटी परिषद। और याद रखना जो जीएसटी परिषद है ये संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत बार हमीरपुर पूछता है कि कौन सा संवैधानिक है कौन सा नहीं है। तो ये संवैधानिक निकाय है, अर्थात इस जीएसटी परिषद के बारे में संविधान में लिखा है, कहां बाबू, यहां पर 279A, 279A में लिखा है कि एक जीएसटी परिषद होगी जो कि स्लैब्स को डिसाइड करेगी। और जीएसटी परिषद के जो हेड होते हैं वो कौन होता है, हेड फाइनेंस मिनिस्टर। कौन होगा, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, हेड कौन होगा, वित्त मंत्री। देखिए हमीरपुर है यार, पूछ सकता है कि जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है वित्त मंत्री। अब देखिए जीएसटी परिषद में इसके अलावा और कौन आते हैं, जो सारे स्टेट है ना, उनके फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह हो गए। ठीक है, उनके जो फाइनेंस स्टेट के भी होते हैं ना, वित्त मंत्रालय। देखिए बेसिकली वित्त तो हमारे पास हिमाचल में किसके पास है, सीएम जयराम ठाकुर जी के पास ही है, तो वही इसके सदस्य हो जाएंगे। तो सभी स्टेट हो गए, यूनियन टेरिटरी होगी, वो भी इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, लेकिन हेड कौन करता है, वित्त मंत्री। देखिए यहां पर एक ऑप्शन में आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्या दिया जाता है, आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर। तो ऐसा नहीं होता है, आरबीआई का गवर्नर नहीं, इसका हेड होता है वित्त मंत्री। तो देखिए अब जब जीएसटी मिलते हैं, जीएसटी परिषद वाले ये सारे मिलते हैं ना, तो ये डिसाइड करते हैं कि अभी पीछे जैसे एक हंगामा देखा था आपने कि भाई अब खाने की चीजों पर भी 12% जीएसटी लगेगा, तो मतलब महंगी हो जाएंगी ना चीजें। अगर आटा 10 रुपए का आता था और इस पर 5% जीएसटी लगता तो 15 रुपए का हो जाता, अब 12 लगेगा, तो सोचो 15 का कितने में हो जाएगा, 22 रुपए में। तो खाने की चीजें थोड़ी महंगी हो जाएंगी, इसलिए बोल रहे थे ना कि भाई अब जीएसटी काउंसिल ने क्या करा, 12% खाने पीने की चीजों पर लगा दिया। अब तो खाने पीने की चीजें भी महंगी होगी, ज्यादा महंगी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप न्यूज में अक्सर देखते होंगे। ठीक है, तो प्लीज डू रिमेंबर अबाउट जीएसटी काउंसिल, यही डिसाइड करती है सारी चीजों को। ठीक है, वैसे तो देखिए और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, देखिए 5 स्लैब्स हैं ये। तो देखिए इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है इसके बारे में, जीएसटी के बारे में बेटा, कि ये जो जीएसटी है आपका, ठीक है, सभी प्रोडक्ट्स पर लगता है, सभी चीजों पर, सभी चीजों पर लगता है। लेकिन 3 ऐसी चीजें हैं जो जीएसटी से बाहर हैं, जिन पर जीएसटी नहीं लगता है। अभी भी 3 चीजें हैं, वो कौन कौन सी बेटा, दैट इज पेट्रोलियम। इनको प्लीज मैं रेड ट्रिपल स्टार दे देता हूं, मैं इसको वाला ट्रिपल स्टार दे देता हूं कि कौन सी चीजें जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, तो देखिए सिर्फ इसलिए नहीं बेटा कि सिर्फ आप पेपर की तैयारी करोगे तभी, पींगा पढ़ा लिखा इंसान भी ये पता होना चाहिए, पढ़े लिखे हो तो जीएसटी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम अर्थात जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल, उस पर जीएसटी नहीं लगता है, वो जीएसटी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, एल्कोहलिक ड्रिंक्स अर्थात जो शराब शुरू होते हैं, जो शराब वगैरह होता है उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। अगर जीएसटी लगता ना, तो जीएसटी का रेट सबके लिए क्या होता है, इक्वल, सबके लिए क्या होता है, जीएसटी का रेट इक्वल। लेकिन पेट्रोल का आप दाम देखते हो ना, दिल्ली में 100 रुपए, हिमाचल में 90 रुपए, हरियाणा में 80 रुपए, फिर मानो राजस्थान में 85 रुपए। ये अलग अलग क्यों होते हैं, ये अलग अलग इसलिए होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर समान रूप से जीएसटी के अंतर्गत आते ना, तो सब पे जीएसटी बराबर लगता है, रेट सेम होते, लेकिन इस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो फिर क्या लगता है सर, अभी थोड़ी देर में जानते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक और चीज है, अच्छा
जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है ना, बिजली, बिजली, तो इस पर भी किसी प्रकार का जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। तो ये तीन चीजें हैं जो जीएसटी से बाहर है, इन पर जीएसटी नहीं लगता है। ना ही पेट्रोलियम पे, हिंदी में भी ऐसे ही लिख देना यार, ना ही मादक, मादक पेय या पेय पदार्थ, मादक पेय पदार्थ जो होते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती हैं, शराब वगैरह या शराब दारू वगैरह, इस पर जीएसटी नहीं लगता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी जीएसटी के अंतर्गत, ओ शिट, यहां भी लग गया जीएसटी, लाइट ही चली गई यार, शिट। हम फिर से शुरू करते हैं जय हो बोल के, तो देखिएगा तो समझिएगा। तो ये तीन चीजें हमने देखी, ये तीन चीजें हमने देखी, पेट्रोलियम, अल्कोहलिक ड्रिंक्स और इलेक्ट्रिसिटी। इन तीन चीजों को, इन तीन चीजों को इसमें शामिल नहीं किया गया है जीएसटी के अंदर, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब जीएसटी तो है, जीएसटी के बारे में हमने देख लिया। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। जीएसटी चार टाइप्स का होता है। जीएसटी कितने टाइप्स का होता है? चार। अब एक ही नहीं है जीएसटी, जीएसटी के भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, चार टाइप्स में जिनको डिवाइड करा गया है। जीएसटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है? चार टाइप्स में। ध्यान से देखना इन टाइप्स को बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है आईजीएसटी, आईजीएसटी फुल फॉर्म बाद में बताऊंगा। दूसरा होता है एसजीएसटी, तीसरा होता है सीजीएसटी, चौथा, चौथा जो प्रकार होता है जैसे यूटीजीएसटी, 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 ठीक है, यूटीजीएसटी, ठीक है। चलिए जी, आई फॉर इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जीएसटी का आपको पता ही है। एस फॉर स्टेट, एस फॉर स्टेट, सी फॉर सेंट्रल, यू फॉर यूनियन टेरिटरी, यूटी, जो यूनियन टेरिटरी होती है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है। तो मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये चार प्रकार के आपके टैक्स देखने को आपको मिल जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन की शुरुआत होती है यहां से। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आईजीएसटी पे आते हैं, आईजीएसटी, आईजीएसटी पे आते हैं। इसका क्या मतलब होता है, ये लगता कब है? तो देखिए, जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, मानो ये हिमाचल प्रदेश है, ये हरियाणा, ये हरियाणा। अब देखिए, ये होता है इंटर स्टेट। क्या होता है? इंटर स्टेट। मानो व्यापार क्या हो रहा है? इंटर स्टेट, इंटर स्टेट अर्थात हिमाचल प्रदेश से कोई सामान कहां जा रहा? हरियाणा को जा रहा। तो बीच में जो जीएसटी लगेगा दैट इज आईजीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी लगेगा बीच में। कौन सा? आईजीएसटी लगेगा। इंटीग्रेटेड जीएसटी कैसे लगता है? बेसिकली इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स पर, इंटर स्टेट जब ट्रांजेक्शन होंगे ना तब लगेगा, ठीक है। लगाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। आईजीएसटी कौन लगाता है? केंद्र सरकार। ऐसे ही प्रश्न हमीरपुर ने पूछा था कि आईजीएसटी कौन लगाता है, तो कौन लगाता है? केंद्र सरकार अर्थात जो यूनियन गवर्नमेंट है वो लगाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये कैसा है? इंटर स्टेट पे लगता है। इंटर स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? सर, एक से दूसरे स्टेट के अंतर्गत जो सामान जाता है, जैसे हिमाचल से हरियाणा, पंजाब से दिल्ली या दिल्ली से कहीं और, ठीक है। तो उसकी मैं बात कर देता हूं। बेनिफिट दोनों को मिलता है, बेनिफिट नहीं, लाभ लिखते हैं, चलो, लाभ बोथ, लाभ बोथ अर्थात लाभ का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। फायदा किसको मिलेगा? इसको, अर्थात लगाएगी आईजीएसटी केंद्र सरकार। लेकिन देखिए, जैसे हिमाचल से चीज गई थी ना कोई, कहां? हरियाणा की तरफ, हरियाणा की तरफ, तो यहां पर आईजीएसटी लग गया। तो अब हरियाणा पे आया ना, तो हरियाणा की गवर्नमेंट को भी कुछ पैसा मिल जाएगा। कुछ हरियाणा को मिल जाएगा, कुछ सेंटर अपने पास रख लेगा, ठीक है, कुछ सेंटर अपने पास रख लेगा, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है? ये बिटवीन, ये कैसे लग सकता है? बिटवीन, डब्ल्यू, VW का मतलब बिटवीन, बिटवीन टू स्टेट्स हो सकता है, टू स्टेट्स,
जब व्यापार कब क्या हो रहा, टू स्टेट्स के बीच व्यापार हो रहा हो, ठीक है, डिफरेंट टू स्टेट्स के बीच व्यापार हो रहा, एक स्टेट हो प्लस एक यूटी हो, एक यूटी हो तब भी ये लग सकता है, एक स्टेट हो एक यूटी हो तब भी ये लग सकता है। और ध्यान दीजिएगा आईजीएसटी का जो मुख्य काम है, मुख्यतः जो इसको इंपोज करा जाता है, मुख्यतः जो आईजीएसटी इंपोज करा जाता है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी किया जाता है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, अर्थात आयात और निर्यात पर भी यही लगता है, आयात प्लस निर्यात, आयात और निर्यात पर भी जो कर लगता है दैट इज आईजीएसटी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी लगने वाले कर का क्या नाम है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड टैक्स जीएसटी लगता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी, और इसी के लिए है मुख्यतः ये इंटीग्रेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इंटीग्रेटेड टैक्स। देखिए मानो इंपोर्ट का मतलब होता है कोई सामान आप विदेशों से भारत की तरफ ला रहे हो, एक्सपोर्ट होता है बाहर भेज रहे हो, ठीक है। तो इसका बेनिफिट कैसे होगा, देखिए मानो गुजरात है ना, गुजरात है, यहाँ पर बंदरगाह वगैरह सब कुछ है, तो गुजरात से सामान जा रहा है यूएसए, सामान जा रहा है यूएसए, तो ये क्या हो गया एक्सपोर्ट। अब यहाँ पर जो आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी जो बाहर जाने वाले सामान पर लगेगा, तो इसका कुछ हिस्सा तो सेंटर रख लेगा, कुछ गुजरात को दे दिया जाएगा। ऊपर से यूएसए से मानो कोई सामान आ रहा है गुजरात के लिए, अब कहीं भी आ सकता है लेकिन हम गुजरात ही लेते हैं, गुजरात के लिए आ रहा, तो यहाँ पर सरकार क्या लगाएगी, आईजीएसटी लगाएगी इसके ऊपर भी। तो जो आईजीएसटी लगेगा उस चीज के ऊपर, कुछ हिस्सा गुजरात को दे देगा, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रख लेगी, ठीक है, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों बांट लेंगे आपस में इसको, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये मतलब होता है आईजीएसटी का। तो कहां पर लगेगा कैसे लगेगा आप देख सकते हो इसको, ठीक है, आप बेसिकली इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। और अब आते हैं स्टेट जीएसटी। देखिए स्टेट जीएसटी तो सिंपल सी चीज है, ये कब लगेगा, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे, इंट्रा स्टेट। देखिए दो चीजें हैं, इंटरस्टेट, इंटरस्टेट का क्या मतलब होता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट। इंट्रा स्टेट का क्या मतलब होता है, विद इन स्टेट, विद इन स्टेट, विद इन स्टेट जो ट्रांजेक्शन होंगे उस पर एसजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा, एसजीएसटी, उस पर लगेगा आपका एसजीएसटी, ठीक है। तो एसजीएसटी जो लगेगा, इसका बेनिफिट आपको पता ही है किसको मिलेगा, स्टेट को। इसका बेनिफिट आपको किसको मिलेगा, स्टेट को ही फायदा मिलेगा। इंट्रा स्टेट का क्या मतलब है, देखो चंबा से कोई सामान गया कांगड़ा, चंबा से कोई सामान चला गया कांगड़ा, तो ये क्या हो गया इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट, मतलब अपनी स्टेट के अंदर, ठीक है। फिर सीजीएसटी आता है, सीजीएसटी, ठीक है, तो इसको इंपोज भी कौन करेगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट, लगाएगा कौन इसको, स्टेट गवर्नमेंट, नेचुरल सी बात है, स्टेट के पास है तो स्टेट गवर्नमेंट ही लगाएगी। सेंट्रल का क्या मतलब होता है, सेंट्रल जीएसटी, जो सेंट्रल जीएसटी होता है इसका फायदा सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों को मिलेगा, सेंट्रल प्लस स्टेट, सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों को इसको फायदा देखने को आपको मिल जाएगा। ये भी इंट्रा स्टेट होता है, क्या होता है, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट नहीं होता, ये क्या होता है, इंट्रा स्टेट होता है, ठीक है। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पर ये भी लगाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए डिपेंड करता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि चंबा से कांगड़ा समाज जा रहा हमने लगाना है टैक्स, तो ठीक है भाई, फिर दोनों को मिल जाएगा इसका हिस्सा। लेकिन अगर स्टेट ही लगा दिया जाए, ये अधिकार किसके पास है, सेंट्रल के पास, कि वो दे सकता है, तो बेसिकली स्टेट को ही दे रखे हैं। लेकिन ये टैक्स भी लगाया जा सकता है, सीजीएसटी भी लगाया जा सकता है, ये भी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे होता है, मतलब जो विद इन स्टेट में ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हीं के बीच लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यूटीजीएसटी का क्या मतलब है, यूटीजीएसटी का मतलब होता है कि वो ट्रांजैक्शन जो विद इन जीएसटी हो रहे हैं, विद इन यूटी हो रहे हैं, किसी केंद्र शासित, जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली आपकी केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली से, दिल्ली की एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट को सामान जा रहा, तो वहां पर क्या लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा, और इस पर पूरा पैसा किसको चला जाएगा, यूटी को ही चला जाएगा, स्टेट सेंटर को यहां से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ये सारा पैसा बेसिकली केंद्र शासित प्रदेश को चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपका जीएसटी लगाया जाता है, ठीक है, इस तरह से आपका जीएसटी काम करता है, ठीक है। तो बताइए जी, अब यहां तक किसी को डाउट अगर किसी भी चीज में, किसी भी फैक्ट में, दोबारा पूछ लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, वरना अपन किसी को भी यहाँ पर शक है, शंका है,
बताइए जी, वरना आगे चलते हैं फिर अपन। अगर किसी को है समस्या, शक, डाउट कोई भी, ये सर ये क्या होता है, इसका मतलब क्या, ये क्यों बोला आपने, ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूं। देखिए ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इंट्रास्टेट लगता है, इंट्रास्टेट मतलब चीजें जाती हैं यार एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। चलिए जी, तो आई होप आपको चीजें समझ आ गई होगी जीएसटी के बारे में। और देखिए मैं जब थोड़ा सा टाइम मिलेगा, 10-15 मिनट कभी खाली, तो वहां पर मैं आपको जीएसटी भी समझाऊंगा कि और टैक्स के मुकाबले जीएसटी क्यों बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, क्यों बेटर इसको माना जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे, ठीक है। तो ये तो हमने थोड़ी सी बात कर ली जीएसटी के बारे में, ठीक है बाबू, हमने जीएसटी के बारे में सारी बातें कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, अब टैक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस क्या बोलोगे, मतलब और बहुत सारी चीजें अपन देख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने एक टैक्स पढ़ा था कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, अब याद करो, कॉरपोरेशन टैक्स हमने पढ़ा था, अर्थात ये क्या था, डायरेक्ट टैक्स। कैसा टैक्स था ये, डायरेक्ट टैक्स। अब याद करो वो लिस्ट। अब बारी बारी से हम सभी टैक्सेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान से बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये कॉरपोरेशन टैक्स लगता किस पे है, बहुत बार हमीरपुर पूछ चुका है, बहुत बार हमीरपुर पूछ चुका है। तो ये लगता है इनकम ऑफ अ कंपनी, इनकम ऑफ अ कंपनी, किसी भी कंपनी की इनकम के ऊपर लगता है कॉरपोरेशन टैक्स। कोई भी कंपनी है उसकी इनकम के ऊपर लगता है कॉरपोरेशन टैक्स। आई होप आपको समझाया होगा कि कोई भी कंपनी है उस पर जो टैक्स लगेगा वो होगा कॉरपोरेशन टैक्स। क्योंकि देखिए अगर किसी की, लोकेश की कंपनी क्या है, लोकेश की कंपनी ए है मानो, तो देखिए इस पर टैक्स लगेगा, तो देखिए पे भी इसी को करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं लोकेशन की, लोकेश क्या सिंगल पॉइंट पे होगा, सिंगल पॉइंट पे होगा, दिखेगा भी यहीं पर, और पे भी कौन करेगा, लोकेश की कंपनी ही करेगी, ठीक है। तो देखिए इनकम ऑफ अ कंपनी पे लगता है कॉरपोरेशन टैक्स। दूसरी सबसे बड़ी बात, दूसरे सबसे बड़ी बात, जो सरकार की आय सबसे अधिक यहीं से आती है, आय अधिक सबसे अधिक मैक्सिमम जो रेवेन्यू है सरकार का, मैक्सिमम जो सरकार का रेवेन्यू है, मैक्सिमम, अंग्रेजी में लिख देते हैं इसको, मैक्सिमम रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का आय है, मैक्सिमम जो गवर्नमेंट की आय है यहीं से आती है, किससे, कॉरपोरेशन टैक्स से। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरकार की सबसे ज्यादा आय कौन से टैक्स से आती है, तो वो आती है कॉरपोरेशन टैक्स से। कौन से टैक्स से, कॉरपोरेशन टैक्स से आपको बेसिकली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो अब देखिए कॉरपोरेशन टैक्स जो होता है, ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स जो होता है ये लगाया किसके द्वारा जाता है, बड़ी बात आती है लगाता कौन है, हमीरपुर पूछ चुका है। लगाया जाता है यूनियन के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, अर्थात जो केंद्र सरकार होती है, यूनियन गवर्नमेंट क्या बोल रहा हूं, केंद्र सरकार। और ये पूर्णतः, इसका जो पैसा है पूर्णतः एक्सक्लूसिवली बिलोंग किसको बिलोंग करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अर्थात जो कंपनियां हमारे हिमाचल प्रदेश में काम कर रही हैं उस पर जो टैक्स लगेगा वो दिल्ली से लगेगा, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, और स्टेट को एक फूटी कौड़ी भी उसकी नहीं पे करने वाली है, बिल्कुल भी पे नहीं करने वाली है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉरपोरेशन टैक्स के बारे में, जो चीजें आपको यूनियन गवर्नमेंट ही लगा सकती है, स्टेट इसको इम्पोज नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें हमने देख ली यहां से, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। आ गया यहां तक समझ भाई, आ गया यहां तक समझ, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी यहां पर, ठीक है। तो ये था कॉरपोरेशन टैक्स, बहुत ज्यादा बार इस पे प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए एक और टैक्स हमने पढ़ा था, दैट इज वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स। देखिए वेल्थ टैक्स तो यही होता है ना कि आपके पास बहुत सारा वेल्थ पड़ा हुआ है,
तो उस पर जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है कि आपके पास रोड करोड़ों अरबों खरबों की जमीनें पड़ी हुई हैं, तो उस पर जो टैक्स लिया जाता है, ठीक है, उस पर जो टैक्स लिया जाता है उसको बोलते हैं वेल्थ टैक्स। उसको क्या बोल देते हो? वेल्थ टैक्स आप बेसिकली बोल देते हो, ठीक है, वेल्थ टैक्स आप उसी को बोलते हो। और भारत में जो है वेल्थ टैक्स 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वेल्थ टैक्स भारत में पहली बार कब लगाया गया या कब इंपोज करा गया, बेसिकली इंट्रोड्यूस बोल दो, ठीक है, कब इंट्रोड्यूस करा गया? तो 1957 में वेल्थ टैक्स आपका बेसिकली 1957 में आपको देखने को मिला, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? वेल्थ टैक्स बोल देते हैं अपन, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं वेल्थ टैक्स। फिर उसके बाद हमने बात करी थी सर्विस टैक्स के बारे में, है ना, उसके बाद हमने बात करी थी सर्विस टैक्स के बारे में, है ना। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर्विस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है ये सर्विस टैक्स, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए मैंने आपको लिस्ट बना के दे दी हुई है, अब मैं अलग अलग से यहां से जो प्रश्न बनते हैं उनकी बात कर रहा हूं, बाकी हमें कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्विस टैक्स होता क्या है। तो देखिए कुछ नहीं होता सर्विस टैक्स, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, सर्विस टैक्स होता क्या है, ठीक है। तो देखिए सेवा कर इसको बोलते हैं, जैसे वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। तो जीएसटी में क्या आता है? सेवा भी एक चीज आ जाती है, तो सेवा कर भी। देखिए सेवाओं में क्या आता है? बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीजें आ जाती है। तो इनकी ये जो सर्विस देती है हमें, हमारे ऊपर चार्ज करती है ना, ये कुछ चार्जेस वगैरह लेती है, तो वो होता है आपका सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स अपनी सर्विस देने के बदले जो टैक्स लेती है वो होता है सर्विस टैक्स, ठीक है। और देखिए भारत में जो सर्विस टैक्स है पहली बार 1994-95 में अडॉप्ट करा गया था। 1994 और 1995 में पहली बार भारत में सर्विस टैक्स को अपनाया गया था, ठीक है। सर्विस टैक्स अगर आपसे कोई पूछे तो ये अपनाया गया था उसी समय, ठीक है। तो देखिए, और देखिए सर्विस टैक्स जो रिकमेंडेशन थी, एक कमेटी बनी थी, उसने रिकमेंड करा था कि भारत में सर्विस टैक्स लगना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्विस टैक्स जो है भारत में इंट्रोड्यूस करा गया, तो वो कमेटी कौन सी थी? वो कमेटी कौन सी थी? तो उसका नाम था राजा जे चिलैया, चिलैया कमेटी, ठीक है। तो किसने करा था? राजा जे चिलैया कमेटी। या देखिए ऐसा याद रखना पड़ेगा, हमीरपुर पूछता है। तो सर्विस टैक्स किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर भारत में लगाया गया था? राजा जे चिलैया कमेटी जो थी उसकी रिकमेंडेशन पर बेसिकली लगाया गया था, ठीक है। उसकी रिकमेंडेशन पर आपको बेसिकली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि चिलैया कमेटी किससे जुड़ी है, कि चिलैया कमेटी किससे जुड़ी हुई है, तो देखिए ये रिफॉर्म्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम से, किससे? जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हैं उसके सुधार से जुड़ी हुई है। इनडायरेक्ट प्लस जो डायरेक्ट टैक्स होता है, डीटी लिख रहा हूं, डायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म से, सुधार से रिलेटेड थी है, सुधार से। चिलैया कमेटी, ये पूछा जा सकता है कि चिलैया कमेटी किससे जुड़ी है, तो ये जुड़ी हुई है आपके इनकम इनडायरेक्ट टैक्स है ये, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स उसके रिफॉर्म से, सुधार से, कि कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है बेसिकली। तो ये सारी चीजें आपको देखी जा सकती हैं, ठीक है। तो देखिए और ये बात याद रख लें, कॉर्पोरेशन टैक्स स्टेट नहीं लगा सकता। फिर से अच्छे से याद, मैंने पहले बताया, अभी बता रहा हूं क्योंकि मैं मिटा रहा हूं ये, तो इसको जो है ये नहीं लगा सकते, ठीक है, ठीक है जी। तो चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, अब देखिए यहां से अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे, देखिए एक दो कमेटीज भी याद रख सकते हो, बस इतना याद रखना है कि कमेटी जुड़ी कैसे। चिलैया कमेटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सुधार से, डायरेक्ट टैक्स सुधार से। और दूसरी जो है एक कमेटी थी आपकी केलकर कमेटी, केलकर, केलकर कमेटी। नेक्स्ट कमेटी वाज योर केलकर कमेटी। तो केलकर कमेटी भी टैक्स से जुड़ी हुई है, केलकर कमेटी भी किससे जुड़ी है? टैक्सेस, टैक्सेस लिख लो इसे, टैक्सेस। केलकर कमेटी का संबंध भी किससे है? टैक्सेस से है। तो केलकर कमेटी भी किससे जुड़ी हुई है? टैक्सेस से जुड़ी है, बस इतना ही याद रखना है।
बाकी आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है बेसिकली, ना कोई आपको जरूरत है इसमें कुछ भी याद रखने की, ठीक है जी। चलिए जी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बैट के बारे में। इसका मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, तो देखिए काइंड ऑफ ये जीएसटी ही होता है। काइंड ऑफ ये जो जीएसटी होता था ना, जीएसटी, तो जीएसटी इसकी जगह आया है। जीएसटी बेसिकली वैल्यू एडेड टैक्स की जगह ही आया है। तो ये वही होता था। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या होता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर गई ना चीज, तो पहले क्या लगता था, बैट। पहले क्या लगता था, उस पर बैट लगता था, अब क्या लगता है, जीएसटी। बस एज सिंपल एज दैट। तो वो होता है बैट, जिसको आप क्या बोलते हो, वैल्यू एडेड टैक्स। भारत में वैल्यू जो एडेड टैक्स है, भारत में वैल्यू एडेड टैक्स 2005 में इंट्रोड्यूस करा गया था। भारत में वैल्यू एडेड टैक्स जो है 2005 में बेसिकली इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। 5 में इंट्रोड्यूस करा गया था, ठीक है। और देखिए इसके बाद एक और आया था बैट के ऊपर, मॉड बैट होता था। क्या होता था, मॉड बैट। तो मॉड बैट का संबंध भी किससे है, बैट से ही है। मॉड बैट का संबंध किससे है, वैल्यू एडेड टैक्स से। मॉड बैट का संबंध किससे है, वैल्यू एडेड टैक्स से ही है। तो मॉड बैट होता था मॉडिफाइड। इसका क्या मतलब होता है, मॉडिफाइड। मॉडिफाइड का क्या मतलब होता है, अच्छा, तो इसका मतलब होता है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। मॉड बैट मतलब, मॉड का मतलब मॉडिफाइड, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो इसका जस्ट सिंपल सा मीनिंग ये होता है ना, इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है मॉडिफाइड टैक्स का, कि कुछ नहीं करना आपने। कुछ बैट होता था ना, कुछ इसमें गलतियां फलतियां थी, उनको क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, न्यू, मतलब बेसिकली उनको ठीक कर दिया गया। उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो बैट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, बस यही होता है आपका बैट, वैल्यू एडेड टैक्स, इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा जी, तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। और इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, देखिए इनकम टैक्स भी स्टेट नहीं लगा सकते, प्लीज डू रिमेंबर दैट। इनकम टैक्स भी स्टेट नहीं लगा सकते। इनकम टैक्स कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉरपोरेशन टैक्स की तरह ही, कॉरपोरेशन टैक्स की तरह ही स्टेट, सेंट्रल कॉरपोरेशन टैक्स की तरह ही इनकम टैक्स स्टेट नहीं लगा सकते। तो इनकम टैक्स टोटली किसके द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कौन लगाता है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली लगाती है, ठीक है। अब देखिए एक और आता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, और ठीक है। एक होता है मैट, एक होता है मैट, मैट टैक्स भी होता है। ये भी काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, एक मैट होता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। हिंदी में इसको क्या बोल सकते हो, मिनिमम का मतलब न्यूनतम, अल्टरनेट का मतलब, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अच्छा हाँ बोल सकते हो वैकल्पिक, वैकल्पिक कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर। तो मैट की भारत में शुरुआत कब हुई, 1996 से, 1996, और बजट में हुई थी, कौन से बजट में, 1996, और जो 1997 का बजट आया था, तो उससे हमने शुरुआत किसकी करी थी, मैट की, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। अर्थात देखिए मानो यहां पर एक कंपनी ए है ना, कंपनी ए है, ये कहाँ है, भारत में, भारत में है, ठीक है। तो भारत में है, तो ये देखिए इसकी मानो एक कंपनी बी है यूएसए में, कंपनी बी है यूएसए में। अब देखिए भारत में मानो टैक्स रेट ज्यादा है, भारत में टैक्स रेट ज्यादा है, तो ये टैक्स बचाने के लिए पता क्या करती है ये कंपनी, जा क्या क्या काम करती है, ये बोलती है कि मेरा ना खर्चा बड़ा ज्यादा हो गया बी कंपनी में, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो बी कंपनी है ना ऑस्ट्रेलिया में है। तो इससे ये क्या करती थी, अपने पैसे कुछ बचा लेती थी टैक्स से, ठीक है। लेकिन सरकार ने क्या कहा, देखिए आपने बचाने हैं बचाने, लेकिन न्यूनतम आपको टैक्स देना ही पड़ेगा इसके ऊपर भी। अगर आप और जगह खर्चे कर रहे हो ना, तो आपको ये 1996 97, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले मिनिमम अल्टर, न्यूनतम वैकल्पिक कर नहीं लगता था।
पहले क्या करता था, एक कंपनी थी ना बी में पैसा खिसका देती थी अपना, झूठ ही कि इसमें जी ये खर्चा आ गया जी, एम्प्लॉयज बड़े महंगे हो गए, ये हो गया से हो गया। तो यहाँ पर पैसे, क्योंकि यहाँ पर टैक्स ज्यादा लगता था, यहाँ टैक्स कम लगता है यूएसए में, तो ये क्या करते थे, यहाँ से अपना पैसा खिसका के बिना टैक्स दिए कहाँ भेज देते थे, बी में, बी कंपनी में अपनी ही तो थी, यहाँ पर भेज देते थे और यहाँ पर टैक्स बच जाता था। लेकिन सरकार भी बहुत चालाक है, उन्होंने 96-97 के बजट में पेश किया न्यूनतम वैकल्पिक कर, कि अगर आप खिसका भी रहे हो अपनी ना बेल्ट यहाँ पर, तो आपको कुछ हिस्सा फिक्स कर दिया, कुछ हिस्सा आपको इसका देना ही पड़ेगा, हमें कुछ हिस्सा देना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ठीक है। तो अगर वो शेर है तो सरकार क्या है, सवा शेर, गवर्नमेंट इज बेसिकली या सवा शेर है, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, तो देखिए एक और टैक्स होता है, एक टैक्स, एक ड्यूटी होती है जिसको बोलते हैं आप स्टाम्प ड्यूटी, समझिएगा, स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी एक होती है स्टाम्प ड्यूटी। देखिए आप बड़े बहुत बहुत सारे स्टैंप्स वगैरह देखिए ना आपने, मोहरे वगैरह, मोहरे वगैरह, तो वो जब बनती है ना तो उस पर स्टैंप ड्यूटी लगती है, उस पर क्या लगती है, स्टैंप ड्यूटी आपकी लगती है। तो इसकी पता बड़ी बात क्या है, जो स्टैंप ड्यूटी होती है, ठीक है, इसको लगाता कौन है, स्टैंप ड्यूटी को लगाता कौन है, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको लगाता कौन है, स्टाम्प ड्यूटी ऐसा टैक्स है जिसको लगाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि कोलेक्ट, इसको एकत्रित कौन करेगा, स्टेट, और यूज भी उसका कौन करेगा, अप्रोप्रिएट भी उसको कौन करेगा, स्टेट। तो यूज भी स्टेट करेगा, कोलेक्ट भी स्टेट करेगा, लेकिन लगाएगा कौन स्टाम्प ड्यूटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा, कौन स्टाम्प ड्यूटी को, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, सरकार ने जो है ना, सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कुछ ना क्षेत्र घोषित करे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल SEZ जिसको बोलते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, गवर्नमेंट ने कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्र आपके बनाए हैं। अर्थात देखिए ये ऐसे क्षेत्र होंगे ना जहां पर ये क्षेत्र बना दिए जाएंगे ना, बेसिकली जैसे मानो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में चंबा को बना दिया सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब यहां पर जो और जगहों के मुकाबले क्या फर्क होगा, चंबा को बना दिया और एक कांगड़ा है आपका, कांगड़ा, अब यहां पर जो चीजें बनेगी ना, यहां पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इसका मुख्य क्या उद्देश्य होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। तो यहां पर टैक्स रेट ना थोड़े कम होंगे एज कंपेयर टू कांगड़ा के, टैक्स रेट कम होंगे ताकि लोग सस्ती चीजें बनाएं और बाहर भेजें, ताकि हमें डॉलर वगैरह प्राप्त हो सके। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेशल एक जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, इनको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव, देखिए हमीरपुर है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव था प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपकी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनको बढ़ावा देना। तो इसको बनाने, आप विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होते हैं इनको बनाने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है कि वस्तु और सेवाएं जो हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं और जो सेवाएं हैं उनको क्या करना, उनके प्रमोशन को बढ़ावा देना, उनके उत्पादन को क्या करना, बेसिकली बढ़ावा देना, प्रमोशन को, प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मुख्य उद्देश्य आपको बेसिकली देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब, ठीक है। तो देखिए गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू का मुख्य सोर्स क्या है, गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट के जो आय है, आय का मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत अगर आपसे कोई पूछ ले कि गवर्नमेंट के आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो सिंपल सा होगा डायरेक्ट टैक्स, मुख्य स्रोत यही है, डायरेक्ट टैक्स। जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है ना, कहां से आता है, डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा पैसा आता है सरकार को, डायरेक्ट टैक्स से बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा होता है सरकार को। तो गवर्नमेंट की आय का मुख्य स्रोत क्या है, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स।
देखिए अब कॉरपोरेशन भी बताया था सर आपने, मुख्य स्रोत बताया था, लेकिन वो सबसे ज्यादा, वो भी तो डायरेक्ट टैक्स ही है ना, वो भी तो डायरेक्ट टैक्स ही है ना। तो डायरेक्ट टैक्सेस में सबसे ज्यादा कौन? कॉरपोरेशन टैक्स। बेसिकली हम कॉरपोरेशन टैक्स की बात करते हैं। अच्छा, जो ग्राम पंचायत होती है ना, ग्राम पंचायत, वो भी तो एक दो टैक्स लगा सकती है ना। ग्राम पंचायत आपने सुना होगा, अगर आपसे कोई पूछे ना कि भाई ग्राम पंचायत कौन से टैक्स लगा सकती है, हमीरपुर है पूछ सकता है ग्राम पंचायत, और शायद पूछा भी गया है ये, मुझे लगता है ये पूछा गया है कि ग्राम पंचायत कौन से टैक्स लगा सकती है। तो ग्राम पंचायत बेसिकली आपके टैक्स ऑन लोकल फेयर लगाती है, टैक्स ऑन लोकल फेयर्स, ये लगा सकती है टैक्स, टैक्स ऑन लोकल फेयर्स। अरे लोकल फेयर तो समझते हो ना, मेले वगैरह होते हैं ना लोकल, यार कमेटी वगैरह होती है ना, ग्राम पंचायत प्रधान वगैरह होते हैं उसमें, है ना, जगहें वगैरह कौन बांटता है ना, छिंज छिंज जात्र के लिए जगहें लेते हैं ना, कि भाई 50,000 की जगह ले ली, 2 लाख की, तो वो टैक्स ही तो है, वो वहां पर लगाने का क्या है, टैक्स। तो लोकल फेयर, जो लोकल मेले वगैरह होते हैं ना, लोकल मेले वगैरह होते हैं, उन पर ग्राम पंचायत भी टैक्स लगा सकती है, ये सरकार बेसिकली बोलती है आपको, ठीक है। तो अगर आपसे ये प्रश्न भी आ जाए ना, तो आप इजिली इस चीज को हैंडल कर सको, ठीक है। अब देखिए यहां से दो चीजें हैं, एक को बोलते हो सेस, एक को बोलते हो सरचार्ज, दो चीजें हैं, समझिएगा। यहां से भी हमीरपुर प्रश्न पूछ चुका है, सेस और सरचार्ज, सेस और सरचार्ज, इन दोनों का मतलब क्या होता है, सेस और सरचार्ज का, समझिएगा। सेस और सरचार्ज, और हिंदी में भी ऐसा ही लिखा जाता है सेस और सरचार्ज को। तो ये दोनों चीजें हैं, ये क्या होती है, टैक्स ऑन टैक्स, पहली बात टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, अर्थात कर पर कर। अगर आप 100 रुपए दे टैक्स, 100 रुपए कमा रहे हो, 10 रुपए टैक्स दे रहे हो, तो इसके ऊपर मानो आपको टैक्स के ऊपर टैक्स 10 तो दे दिया, 1 रुपए और देना पड़ा, तो 11 रुपए देने पड़े, तो ये क्या है, टैक्स के ऊपर टैक्स। लेकिन ये इस 100 रुपए के ऊपर नहीं लगेगा, जितना आपने टैक्स दिया उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अर्थात अगर सेस 1% है, मानो सेस क्या है 1%, और टैक्स है 10%, ठीक है, टैक्स क्या है 10%। देखिए इस बंदे को कितने पे करने पड़ेंगे, 11 नहीं देगा ये एक 11 रुपए बिल्कुल नहीं पे करेगा कि 10 + 1 11, नहीं नहीं, ये क्या करेगा, टैक्स ऑन टैक्स है, ये टैक्स कितना है 10% टैक्स, तो ये कितना देगा 10 रुपए। अब 10 रुपए पे 1% और देना पड़ेगा इसको, तो 10 रुपए पे 1% कितना हो जाएगा, 10 रुपए पे 1% वही 10 पैसे, क्या होगा 10 पैसे नहीं, 1 रुपए के आसपास हो जाएगा जो भी होगा। तो ये बेसिकली इस पर देगा आप, ठीक है। तो 10 प्लस ये 1% हो जाएगा, 10 प्लस इसका 1% नहीं, इसका 1% तो 10 हो जाता है ना, इसका 1% तो 10 हो जाता, इसको ये 1% इस 10 का देना है, ठीक है। 1% किसका देना है, 10 का देना है, ठीक है। तो यही होगा, कितना होगा 58-54 रुपया जो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस पर ये होता है सेस, ये क्या होता है सेस। तो टैक्स ऑन टैक्स, अब दोनों में फर्क समझ लो, हमीरपुर ने फर्क ही पूछा था। तो देखिए अगर सिंपल पूछा जाए ना कि जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसको क्या बोला जाता है, तो सेस भी बोला जाता है, सरचार्ज भी बोला जाता है, तो दोनों होंगे ऑप्शन में। तो ऑप्शन एक जरूर होगा जिसमें लिखा होगा ये दोनों, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिएगा टैक्स ऑन टैक्स होता है सेस और सरचार्ज। अब देखिए दोनों में सर फिर फर्क क्या हुआ, फर्क समझ लो। जो सेस होता है जिसके लिए लगाया गया उसी के ऊपर खर्च करना है, जैसे जैसे बोलते हैं ना, देखिए सेस, फेमस एग्जांपल सेस का, ये आजकल सफाई के लिए कौन सा चला है, प्रधानमंत्री, एक ये सफाई के लिए कौन सी स्कीम है भाई, फॉरगेटिंग, इतना क्या हो गया, है ना, है ना कोई सफाई के लिए, देखिए कोई भी है, चालू मानो एजुकेशन सेस है, एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस है, एजुकेशन सेस लग गया कि एजुकेशन सेस है ये, कि हमने अर्थात जो पैसा इस सेस से आएगा सिर्फ किस पे खर्च होगा, एजुकेशन पे, और परे नहीं खर्च सकते आप। अगर आपने देखिए हेल्थ हेल्थ सेस ले लिया, क्या ले लिया, हेल्थ सेस, तो आपने ये जो सेस लिया इसको आपने सिर्फ हेल्थ पे ही खर्चना है, फिक्स। लेकिन जो सरचार्ज होता है आपका, ठीक है, जो सर, हाँ स्वच्छ भारत मिशन, हाँ बिल्कुल स्वच्छ भारत मिशन, देखिए कई बार ना भूल जाते हैं यार, ठीक है। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है वो भी सेस लगता है। तो अर्थात अगर आप लिखा होगा ना स्वच्छ भारत मिशन सेस, लिखा होता है कई बार स्वच्छ भारत मिशन सेस,
तो वो सेस होगा ना, फिर स्वच्छ भारत मिशन पे ही खर्चना पड़ेगा आपको बहुत सारा पैसा, ठीक है। लेकिन सरचार्ज में ऐसा नहीं होता है। सरचार्ज में आपने टैक्स ऑन टैक्स लगाया, आप कहीं भी खर्च दो, चाहे सरकार उसकी दारू पी ले, है ना, या गरीबों में लगा दे, या अपनी सैलरी बांटे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकती है सरचार्ज में। लेकिन सेस में जिसके लिए लगाया गया, जैसे एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस, तो आपको उस सेस को उसी के ऊपर खर्चना भी बेसिकली पड़ेगा, उसी के लिए आपको खर्चना भी उस चीज को पड़ेगा। इट इज फिक्स्ड, ये क्या है आपका फिक्स है कि आपको उसी के लिए उस चीज को खर्चना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। समझ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट अभी तक? आई होप आपको कोई भी अब समस्या नहीं रही होगी। और हाँ, ये जो, हाँ चलिए जी, एक दो और चीज बचती है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि टैक्स का पूरा चैप्टर आज हम खत्म कर दें। एक दो चीज और बचती है जो मैंने आपको लिखाई थी, डंपिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग, और एंटी डंपिंग ड्यूटी, इन दोनों में फर्क समझ लो। ये दोनों पे प्रश्न पूछ चुका है हमीर पर, 3 स्टार्स देता हूं, दोनों पे प्रश्न पूछ चुका है हमीर पर, आगे भी पूछ सकता है, समझिएगा डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। अच्छा मुझे ये बताइए, डंप करना क्या होता है? डंप करना, डंप करना मतलब किसी चीज को दबाना, किसी चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में दबाना, ठीक है। होती है ना डंपिंग साइट होती है। डंपिंग साइट का क्या मतलब होता है, जैसे हर, जैसे चंबा भी है ना, एक कूड़ा फेंकने की जगह होती है, बोलते हैं ना डंप करते हैं इधर कूड़ा, डंप बहुत ज्यादा फेंक देते हैं, तो ये होता है डंपिंग ड्यूटी। अब देखिए डंपिंग पहले समझ लो, मानो ये चाइना है, चाइना ऐसा करता है, ये इंडिया, ये हो गया इंडिया। अब यहां पर चाइना क्या करता है, अपनी जो सस्ता माल है भारत में भर भर के ले आएगा, दुनिया भर का रज के, इसको बोलते हैं डंपिंग। कर दी ना इसने डंपिंग, पूरा माल भर दिया भारत में, इसको बोलते हैं डंपिंग। अब ड्यूटी क्या होती है डंपिंग? अब देखिए भारत में जो चीज बनती है ना, मानो एक पेन भारत में बनता है 10 रुपए का, वही चाइना के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है तो चाइना में बनता है वही पेन 5 रुपए का। तो अब चाइना क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, इसको 5 रुपए में भारत भेज देगा। अब देखिए भारत का पेन 10 रुपए का, चाइना का 5 रुपए का, तो सारे लोग कौन सा खरीदेंगे, चाइना का। लेकिन सरकार ऐसा थोड़ी ना चाहती है, क्योंकि जो भारत में कंपनियां काम कर रही है वही तो एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, ठीक है। तो अगर वो एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, वही कंपनीज एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं भारत को, तो अगर उनका प्रोडक्ट फिर हम नहीं खरीदेंगे, हम क्यों खरीदेंगे भाई, हम तो 5 का खरीदेंगे, तो हमारी कंपनियां बंद होना शुरू हो जाएंगी, नेचुरल सी बात है, क्योंकि उनका बिकेगा नहीं। तो जब बंद हो जाएंगी, चाइना अपने देश में काम कर रहा, हमारे यहाँ भेज रहा, हमारे तो रोजगार सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सरकार क्या करती है, चलो जी 5 रुपए का इस पे ड्यूटी लगा दी, काइंड ऑफ टैक्स, काइंड ऑफ टैक्स लगा दिया, 5 रुपए टैक्स लगा दिया, ले हाँ 5 रुपए टैक्स लगा दिया, और 5 की लाए थे, अब चीज कितने की कर दी, 10 रुपए की। अब करो कंपटीशन भाई, जिसका अच्छा है उसको उसको लेंगे, कंपटीशन बराबर कर दिया, तो ये होता है डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग ड्यूटी मतलब किसी जो कंट्री होती है, कोई भी एक देश दूसरे देश में जब अधिकतर अपना सामान जो है भेजता है, तो उसको जो घरेलू बाजार होता है उसको बचाने के लिए जो ड्यूटी लगती है, उसको बोलते हैं डंपिंग ड्यूटी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, बिल्कुल इसका उल्टा टाइप ही। एंटी डंपिंग का क्या मतलब होता है, ये तो देखिए कंपनी, चाइना की जो कंपनीज हैं, चाइना की जो कंपनीज हैं, इन्होंने क्या करा, सस्ता माल बनाती है भारत भेजती है। इधर कुछ ऐसा है ना कि चाइना क्या करता है, चाइना क्या करता है कि यहाँ पर सब्सिडी वगैरह देता है कि आप बनाओ बनाओ सामान, ठीक है। देखिए जैसे कि आपने अगर 10 रुपए का सामान बनाया ना, कोई ना 10 रुपए का खर्चा है ना, 3 रुपए हम दे देंगे, 3 रुपए हम दे देंगे, इनको कितने का हो जाएगा, ये 7 रुपए का। तो जानबूझ के चाइना की सरकार क्या करती है, सस्ता कर देती है प्रोडक्ट, ताकि और उगे और ये बाहर भेजे, ठीक है। तो ये भी डंपिंग ही होगी। तो हम क्या करते हैं, इससे निपटने के लिए जो जो बेसिकली जो निर्यात होते हैं, निर्यात पर, जो निर्यात को बढ़ाने के लिए, जो निर्यात को बढ़ाने के लिए सब्सिडी वगैरह दी जाती है, सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी वगैरह एक देश के द्वारा दी जाती है, तो उससे अपनी घरेलू मार्केट को बचाने के लिए, जो एक सरकार होती है घरेलू जो मार्केट होती है उसको बचाने के लिए जो टैक्स लगाती है, ड्यूटी लगाती है, उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये डंपिंग थी ना,
डंपिंग थी, इसके एंटी उल्टी, इसको डंप कर रहे थे, हमने डंपिंग बचा ली। तो देखिए डंपिंग और एंटी डंपिंग में यही फर्क हुआ कि डंपिंग सिंपली कंपनीज माल भेज रही थी अपने हिसाब से, लेकिन दूसरे में क्या हुआ, एंटी डंपिंग में, एंटी डंपिंग कब लगती है, जब सरकार जानबूझकर वहां की चीजों को सस्ता करके भेज देती है, वो होती है एंटी डंपिंग। ठीक है, तो ये चीजें आई होप आपको समझ आई होंगी। ठीक है, देखिए एक और भी देखा आपने टैक्स, कस्टम, कस्टम टैक्स है ना, कस्टम ड्यूटी है ना, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी अब नहीं लगती है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी ना अब नहीं लगती है, कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है। वैसे ये कस्टम ड्यूटी होती क्या थी, कस्टम ड्यूटी क्या होती थी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी कुछ नहीं होती थी, जो आपका बाहर से आप सामान लाते थे ना आयात करके, तो आयात पर जो लगती थी, आयात कर भी बोलते हैं इसको, आयात कर, तो आयात कर भी इसको बोलते हैं, तो बाहर से चीजें लाई जो लग गया। अब तो आईजीएसटी लगता है ना, मैंने बताया आपको आईजीएसटी लगता है, ठीक है, तो यही होता था। एक्साइज ड्यूटी का क्या मतलब होता था, एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है कि जैसे आपने कंपनी में सामान बनाया, तो एक्साइज ड्यूटी का क्या मतलब, उत्पाद कर बोलते थे इसको पहले, अब तो ये जीएसटी में आ गया है, उत्पाद कर, कि आपने कोई चीज ए बनाई, कोई चीज ए बनाई, तो इस पर जो आपको कंपनी ए ने बनाई कोई ए चीज, तो अब कंपनी ए को इस ए चीज पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स। आपने उत्पादन करा तो उस पर टैक्स दो आप, ठीक है, इसको उस टाइम क्या बोलते थे, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। अब देखिए कस्टम ड्यूटी बदल चुकी है आईजीएसटी में, और एक्साइज ड्यूटी जीएसटी में बदल चुकी है, ये जो जीएसटी लगता है आपका, ठीक है, उसमें बदल चुकी है। तो देखिए ये भी था, क्या पता आपसे पूछ ले कि भाई बाहर से जो हम सामान लाते हैं उस पर जो ड्यूटी लगाती है गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी है ना, या गैर गैर प्रतिस्पर्धा पूर्ण अगर भेजा जाए ना, कि गैर बिना मतलब के, वो तो डंपिंग होती है, वो डंपिंग ड्यूटी होती है। लेकिन सिंपली हम ला रहे हैं चीजों को बिना डंपिंग के पुराने देश से, तो उस पे कस्टम ड्यूटी ही लगती थी। ठीक है, तो देखिए आई होप आपको चीजों को समझ आई होगी। अब यहां से बता दो किसी को अगर कोई डाउट है तो, इफ एनीवन हैविंग डाउट, बताओ भानु लोकेश और भानु लोकेश और नेहा, बताओ भाई आ गया समझ सब कुछ। अब टैक्स से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, अब टैक्स से एक भी प्रश्न आपका गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नॉट टॉलरेटेड। मैंने ना पूरा टैक्स आपको पढ़ा दिया यहां से, अब टैक्स से जैसा भी मुश्किल प्रश्न आ जाए मुझे नहीं लगता आप गलत करने वाले हो, ठीक है। और देखिए गवर्नमेंट को टैक्स, अच्छा गवर्नमेंट लगाती क्यों है, अगर आपसे कोई पूछे ना कि टैक्स लगाती क्यों है गवर्नमेंट, तो कुछ नहीं, सरकार को, जो सरकारी मशीनरी को चलाने के लिए। अच्छा मैंने बताया ना सरकार कोई काम थोड़ी ना करती है, टैक्स से पैसा कलेक्ट करती है। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि सरकार टैक्स लगाती क्यों है, तो गवर्नमेंट मशीनरी को रन करने के लिए, कि सरकार जो है ना उसको चलाने के लिए बेसिकली क्या करती है, टैक्स लगाती है ये, ठीक है, ये रीजन होता है टैक्स लगाने का। ठीक है, तो देखिए अभी के लिए इतना बहुत होगा, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई डाउट होगी तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, है ना, सो जाइए आराम से, कल मिलते हैं हम, थैंक यू वेरी मच।